Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the course of cloud computing. We are in week number 14, and in this week I will talk about another very interesting and very simple topic, and that is scaling in the cloud. So let us start the lecture with the general introduction of what scaling is about. क्लाउड नेटवर्किंग में या क्लाउड कंप्यूटिंग में आप लोगों को पता होगा कि वर्चुअलाइजेशन इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। जब हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की तो एक्चुअली इट creates a room for the adoption of a dynamic approach in computing resource provisioning। यानी इसके ज़रिए आप किसी एक फ़िज़िकल रिसोर्स को मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान इजीली शेयर कर सकते हैं, और द शेयरिंग इज़ डायनामिक। सो दिस इज़ बेसिकली अ डायनामिक अप्रोच, और ये जो डायनामिक रिसोर्स प्रोविजनिंग अप्रोच है, it actually creates the scope for developing scalable computing system or applications। तो जो वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इट एक्चुअली लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग। यानी वर्चुअलाइजेशन की वजह से हम स्केलिंग को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, और वो स्केलिंग आपकी कंप्यूटर सिस्टम की भी हो सकती है, किसी रिसोर्स की हो सकती है, या फिर एप्लीकेशन लेवल पे भी आप किसी एप्लीकेशन को इजीली स्केल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन द क्लाउड। So scalability of system or application, it is actually an essential feature of cloud computing like the virtualization। जिस तरह virtualization की importance है cloud computing में, इसी तरह हमारे पास scalability का जो concept है which actually derived from the virtualization, इसकी भी अपनी importance है। इसको आप essential feature of cloud computing कह सकते हैं। जो आपकी computing cost है, it in the cloud, it actually depend on the total volume of resources जो कि आप हायर करते हैं, जो कि आप एक्वायर करते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली यू पे फॉर द यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। कितनी प्रोसेसर स्पीड आपको चाहिए, कितनी मेमोरी आपको रिक्वायर्ड है, एक्सेट्रा। सो यू पे फॉर यूजिंग द रिसोर्सेज, राइट। सो जो आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट है, इट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज जो कि किसी एप्लीकेशन को या ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड हो। हाउएवर जो भी रिसोर्स आप एक्वायर करते हैं, इट विल एक्चुअली इंक्रीज योर कंप्यूटेशनल कॉस्ट। आप एक हार्ड डिस्क, लेट्स सपोज 10 GB स्पेस आप क्लाउड पे लेते हैं, एंड फॉर एग्जांपल यू हैव टू पे $10 पर ईयर। तो अगर आप उसको इंक्रीज़ कर लें, मज़ीद एक 10 GB आप एक्वायर करें, लेट्स सपोज नाउ यू आर यूजिंग 20 GB, आपकी रिक्वायरमेंट 20 GB की हो गई, नाउ यू हैव टू पे $20 पर ईयर। तो जितने आप रिसोर्सेज बढ़ाते जाएंगे, उतनी जो आपके कंप्यूटेशन की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अगेन ऑन द अदर साइड, low acquisition of resources may affect the performance of the system or the application when the demand is high। नॉर्मल सिनारियो में डिमांड एक तरह की होती है, पीक आवर्स में जो आपकी डिमांड है, लेट्स सपोज वेब एक्सेस, वो बढ़ जाती है, राइट। तो अगर आपने रिसोर्सेस जो आपने एक्वायर किए हैं वो पीक आवर में आपकी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो इसका एंड इफ़ेक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, राइट। जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होगी, बिकॉज जो आपने रिसोर्सेज एक्वायर किए हैं, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द पीक आवर, या जब डिमांड हाई हो उसको ये फुलफिल नहीं कर सकता। सो जोन सा भी सिस्टम हो,
it must have to run with the minimum volume of required resources. क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी. इवन अगर आप रिसोर्सेज यूज़ नहीं भी कर रहे हैं लेकिन उसको आपने हायर किया है, स्टिल यू हैव टू पे. आल्दो आप उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल यू हैव टू पे बिकॉज आपने उनको एक्वायर किया है. तो कोई भी सिस्टम, it has to run with minimum volume of required resources. और इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये खुद को एक्सपेंड करे, ग्रो करे अकॉर्डिंग टू द डिमांड. जैसे ही यूज़र की डिमांड बढ़ती है, आपकी सिस्टम की ग्रोथ ऑटोमेटिकली वो बढ़नी चाहिए. But it is a critical point both for the cloud provider and as well as for the customer. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि मिनिमम रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं, वो आप एक्वायर करते हैं फॉर नॉर्मल ऑपरेशन. लेकिन जैसे ही वर्कलोड बढ़ता है या डिमांड बढ़ता है, तो उस केस में आपके सिस्टम में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ख़ुद को एक्सपेंड करें. ठीक है, दैट इज़ वन पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम. ऑन द अदर साइड, अगर आपका जो सिस्टम है उसमें ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि वो ख़ुद को रिड्यूस करे जैसे ही वो वर्कलोड कम होता है या डिमांड जो है वो कम होता है इन टर्म्स ऑफ द एक्वायर्ड रिसोर्सेज. अगर आप सिस्टम को ग्रो तो कर रहे हैं ऑटोमेटिकली जब डिमांड बढ़ता है, लेकिन आप उसको श्रिंक नहीं करते जब डिमांड कम होता है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप रिसोर्सेज को अननेसेसरीली एक्वायर कर रहे हैं. यू हैव टू पे फॉर द थिंग्स दैट यू आर नॉट यूजिंग. तो सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में दोनों चीज़ें होनी चाहिए. डिमांड बढ़े तो आपका सिस्टम स्केल करे, डिमांड कम हो तो आपका सिस्टम जो है वो श्रिंक करे. वो जो रिसोर्सेज आपको नहीं चाहिए उन रिसोर्सेज को वो रिलीज़ करें. सो ये दोनों चीज़ें अगर सिस्टम में हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड नहीं होगी और आपको आपकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगी. यू डोंट नीड टू पे फॉर द रिसोर्सेज जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं. दिस वॉज द बैकग्राउंड. जो कहानी मैंने अभी सुनाई, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड विद द स्केलिंग, विद द एबिलिटी. इस एबिलिटी को जिससे हम किसी भी सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं या श्रिंक करते हैं, जैसे बेस्ड ऑन द यूज़र डिमांड, इसको हम कहते हैं स्केलिंग इन जनरल. कि आपका सिस्टम अगर डिमांड बढ़ता है तो वो ख़ुद को एक्सपेंड करे, और अगर डिमांड कम होती है, वर्कलोड कम होता है, तो वो ख़ुद को श्रिंक करे. दिस एबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज़ कॉल्ड स्केलिंग. सो आप कह सकते हैं कि एक्चुअली जो स्केलिंग है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडल, और इट कुड बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फंक्शन और एन एप्लीकेशन, जो कि डिस्क्राइब करता है उसकी एबिलिटी को कि हाउ इट ग्रोज एंड हाउ इट श्रिंक्स whenever growing is required or whenever shrinking is required. That ability of the system is called scaling. अब अगर हम बात करें कंप्यूटिंग की, तो स्केलिंग actually represent the capability of the system or an application to deal with the varying workload effectively without bringing in a situation जहाँ पे resources shortage जो है वो आपकी performance को इफ़ेक्ट करे, या अगर resources surplus है, बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी जो computation cost है उसको जो है वो increase करे. तो सिस्टम में अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो उस सिस्टम को हम स्केलेबल सिस्टम कह सकते हैं. या स्केलिंग को आप इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द एबिलिटी of being enlarged or shrunk for accommodating growth or fall to fulfill the business need. वही बात हो गई कि अगर बिजनेस नीड, यूज़र की डिमांड, वर्कलोड बढ़ता है तो सिस्टम खुद को इनलार्ज करे इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द ग्रोथ of the user demands.
ऑन द अदर साइड अगर यूज़र की डिमांड जो है या बिजनेस नीड जो है वो कम होती है, द सिस्टम शुड shrink itself in order to accommodate the fall off of the user demand or high traffic, in order to in order to decrease the computational cost. So अगर सिस्टम में ये दोनों चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं कि द सिस्टम इज़ स्केलेबल. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द स्केलिंग इज़ दैट हम क्या करते हैं कि हम स्केलेबिलिटी के केस में एक लिमिट रखते हैं, यानी कोई पॉइंट जहाँ पे कोई सिस्टम या कोई एप्लीकेशन उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद एडिशनल वर्कलोड को हैंडल नहीं कर सकता. एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू हम रखते हैं, उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ स्केलेबिलिटी. राइट, तो स्केलेबिलिटी के केस में वी नीड टू डिफाइन अ लिमिट, अ पॉइंट, अ थ्रेशहोल्ड वैल्यू जहाँ पे कोई पहुंचने के बाद कोई भी सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एडिशनल वर्कलोड को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर सकता, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ स्केलेबिलिटी. अब ये लिमिट, इस लिमिट पे सिस्टम कब पहुंचेगा? तो स्केलेबिलिटी रीचेस इट्स लिमिट when the system architecture does not support scaling anymore. यानी आप सिस्टम को एक लिमिट तक स्केल कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड आप उसकी स्केलिंग नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीजंस, बिकॉज फॉर एग्जांपल जो आर्किटेक्चर है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा या कुछ भी हो सकता है रीज़न. तो उस पॉइंट को जहाँ से बियॉन्ड आप स्केलेबिलिटी को सपोर्ट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ द स्केलेबिलिटी. और इट डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर, या प्रोसेसर हो सकती है या मेमोरी हो सकती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो सकते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो उनकी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें स्केलेबिलिटी को लिमिट करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ के हाउ स्केलिंग अकर्ड इन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग. ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में जब रिसोर्स कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम उसको आपने इन्हेंस करना होता है, सो यू एक्चुअली डू द थिंग्स मैनुअली. और जब आप सिस्टम की कैपेसिटी को इन्हेंस कर लें, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा ली, तो अब जो आपने स्पीड इसकी बढ़ा ली, अब इसको आप दोबारा जो है वो इंटरवेंशन उसमें नहीं कर सकते, इंटरप्शन आप उसमें नहीं कर सकते. इन्हेंसमेंट आपने कर ली, दैट्स ओके. इवन अगर अब किसी पॉइंट में नॉर्मल कंडीशंस में जो इन्हेंस्ड रिसोर्सेज हैं वो अगर आप यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, उनकी अगर आपको या आपकी सिस्टम को या आपकी एप्लीकेशन को ज़रूरत नहीं भी है, तब भी द रिसोर्सेज आर देयर. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, यू आर एक्चुअली नॉट यूटिलाइजिंग देम. तो इसको हम कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन. आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, आपकी नीड जो है वो एक प्रोसेसर से पूरी हो रही है और आपने दूसरा प्रोसेसर भी लगा दिया है. So it is actually a wastage of resources which actually increase the cost of computation, and this happens in traditional computing. एक पॉइंट पे आपको दो प्रोसेसर चाहिए, ओके आपके सिस्टम में कैपेसिटी है कि उसके पास दो प्रोसेसर है और वो आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है, बट दैट इज़ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम. रेस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ एक ही प्रोसेसर चाहिए. अब जो दूसरा प्रोसेसर है जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की है या अपने सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए उसको आपने लगाया है, दैट इज़ एक्चुअली अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, एंड इट एक्चुअली इंक्रीज योर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन. सो द मेन रीज़न behind this problem, this resource under utilization या wastage of resource, is कि जो आपका
इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आर्किटेक्चर है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में, इट इज़ नॉट डायनामिक इन नेचर। यानी आप डायनामिक स्केलिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग सिस्टम में। स्टैटिक स्केलिंग रिक्वायर्ड होती है, और स्टैटिक स्केलिंग में या ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में जब आप स्केलिंग परफॉर्म करते हैं तो यू हैव टू शट डाउन योर सिस्टम, और सिस्टम को स्केल करने के बाद यू हैव टू रीस्टार्ट योर सिस्टम। तो इस सिचुएशन को, दिस इज़ नॉट अ प्रेफरेबली अवे। फॉर एग्जांपल आपका कोई सर्वर है जो कि 24 आवर ऑनलाइन रहता है, और उसमें आप हर रोज़ जो है वो कभी आप सिस्टम को इन्हेंस करते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उसमें मज़ीद रिसोर्सेज इंस्टॉल करते हैं, और फिर जो है एंड ऑफ द डे पे आप रिसोर्सेज को जो है वो दोबारा जो है वो श्रिंक करते हैं, कम करते हैं, और 2-3 दफ़ा जो है वो आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, शट डाउन करते हैं। सो इट एक्चुअली बिकम unavoidable, but this is not a good practice. It will affect all your customer, all your user. So for this reason जो traditional scalability है या traditional computing में जो scalability का approach है, although वहाँ पे resources expansion तो possible है, सिस्टम की कैपेसिटी को आप enhance कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि जो आपका सिस्टम है, चूंकि ये स्टैटिक स्केलिंग अप्रोच है, तो आपको सिस्टम को जो है वो शट डाउन करना होगा, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो एंड यूज़र पे होगा। एक और इशू भी है ट्रेडिशनल स्केलिंग कंप्यूटिंग में, एंड दैट इज़ के स्केलिंग के दो एस्पेक्ट हैं। डिमांड बढ़ने पे रिसोर्सेज को बढ़ाना, और डिमांड कम होने पे रिसोर्सेज को रिलीज़ करना, कम करना। तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में रिसोर्सेज को बढ़ाने का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन नो वन एवर थॉट ऑफ माइग्रेटिंग टू अ सिस्टम विद लेसर कैपेबिलिटीज। इवन अगर आपका वर्कलोड कम भी हो जाए, एवरेज लेवल से भी कम हो जाए, स्टिल ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने रिसोर्सेज कम भी करने हैं, राइट। So this is a problem because of the static approach which is used in the traditional computing. तो जो आपके सिस्टम डिज़ाइनर्स हैं, they actually they have built computing systems by arranging resources कि वो पीक डिमांड को हैंडल कर सकें, इवन अगर उनके रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट भी हो रहे हैं रेस्ट ऑफ द टाइम, या उनकी जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो इंक्रीज भी हो जाए, खैर है, दे डोंट फोकस ऑन दिस इशू इन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में वी हैव टू हैंडल दिस इश्यूज विद डायनामिक स्केलिंग अप्रोच। तो इन समरी ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में जो दो मेन इश्यूज हैं, एक इशू तो सिस्टम रिस्टार्ट इशू है जब भी आप सिस्टम को स्केल करते हैं, एंड द सेकंड इशू इस के इस अप्रोच में सिस्टम की कैपेसिटी को इन्हेंस करने का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन नो वन हैव एवर थॉट ऑफ माइग्रेटिंग टू अ सिस्टम ऑफ लेसर कैपेबिलिटी, जब हमें रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जब आपका वर्कलोड जो है वो एवरेज से कम हो। तो डिग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, और इसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी, और आपके रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट होंगे। ऑन द अदर साइड वी हैव स्केलिंग इन द क्लाउड, which is an attractive attribute of the cloud computing, just like the virtualization. क्लाउड कंप्यूटिंग की जो स्केलिंग है, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। Unlike the scaling in traditional computing, here we have dynamic scaling, and unlike the traditional computing, here we have automatic scaling. वहाँ पे manual था, वहाँ पे static था. Here we have dynamic and we have automatic. So scaling in cloud is dynamic in nature. डायनामिक इन नेचर मीन के ये ख़ुद को श्रिंक भी करेगा और ये ख़ुद को इन्हेंस भी करेगा रिसोर्सेज को, और ऑटोमेटिक का मतलब है कि इन नेचर
एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेटिक। सिस्टम अगर रिसोर्सेज उसको मज़ीद चाहिए तो यूज़र इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, सिस्टम को शट डाउन की ज़रूरत नहीं होगी। सिस्टम खुद जो है वो रिसोर्सेज एक्वायर भी करेगा ऑटोमेटिकली, और सिस्टम खुद जो है वो रिसोर्सेज को रिलीज़ भी करेगा ऑटोमेटिकली इन बोथ द केसेस। तो डायनेमिक ऑटोमेटिक स्केलिंग क्लाउड कंप्यूटिंग मीन के जो सिस्टम रिसोर्स कैपेसिटी है इसको आप चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन while the system is still running। यानी रिसोर्सेस को अगर आप चेंज कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो आपको सिस्टम को जो है वो शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज लार्ज पूल ऑफ वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज इन द क्लाउड they are they are actually available, and they promises to adjust the variable workload by allowing the optimum रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और इसके अलावा जो स्केलिंग इन द क्लाउड है, इट इज़ ऑफर्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। An automatic scaling ability gives the impression of infinite resources to its customer। दो और मेन पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं कि स्केलेबिलिटी इन द क्लाउड जो है ये एक्चुअली द प्रोसेस इज़ डायनामिक एंड ऑटोमेटिक। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट, राइट। और यूज़र को या कस्टमर को ये इम्प्रेशन देता है कि you don't need to be worried about the number of customer, the number of workload, you don't need to be worried about the peak hours load etc। ठीक है, हम जो है क्लाउड जो है वो आपके लिए ये चीज़ें मैनेज करेगा ऑटोमेटिकली इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। और आपको ये इम्प्रेशन होगी कि ओके आई हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल। अभी अगर मेरे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड जो है वो 1000 हैं, तो अगर वो मिलियन भी हो जाए पर सेकंड, सो आई डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट द रिसोर्सेज दैट आई वुड रिक्वायर टू हैंडल द 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड्स, बिकॉज द क्लाउड विल ऑफर मी अनलिमिटेड या इनफाइनाइट रिसोर्सेज। एक्चुअली दैट इज़ नॉट ट्रू, इनफाइनाइट रिसोर्सेज कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल इट इज़ एन इम्प्रेशन जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग अपने कस्टमर्स को या कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है कि यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट सच थिंग्स, कि आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, ऑल्दो बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि दे ऑफर इनफाइनाइट स्केलेबिलिटी, बट द रियलिटी इज़ नॉट ट्रू। इवन जो आपके पास जो लार्जर प्लेयर्स हैं, maybe at some moment they will face the scalability problem. Remember, the problem is that we have a limit on the scalability, so that problem is there। तो जो major players हैं in the cloud computing, they also face scalability problem if cloud computing usage rate increases suddenly, and there are certain type of attacks। security पे हम बात नहीं करते, but just a point यहाँ पे to clear the concept कि कुछ अटैक्स हैं लाइक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। उनमें जो है हम अनलिमिटेड रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करते हैं ताकि किसी रिसोर्स को हम डाउन कर सकें। सो देयर आर रीजंस जिनकी वजह से जो इनफाइनाइट स्केलेबिलिटी या रिसोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू नहीं है, और लार्ज प्लेयर्स भी इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। सो देयर इज समथिंग बियॉन्ड एंटिसिपेशन। सो द स्केलिंग एबिलिटी that is provided by the cloud computing is particularly helpful for applications and for services to meet unpredictable business demand। यानी आपका बिजनेस नॉर्मली रन कर रहा है with the resources that you have in hand that you have already hired, okay। लेकिन अगर सडनली आपके आपके आपकी जो सर्विसेज हैं उसमें चेंज आ जाए, आपके जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स है उसमें चेंज आ जाए, कम ज़्यादा हो जाए, सो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट
thing because the scalability provided by the cloud computing is helpful in this case, that it can handle the unpredictable demands of the user in any case. So if the overall resource requirement are planned properly in advance at the provider's end, then on-demand resource delivery nature of the cloud computing model can can make it robust and more economic, the provision of the resources. और क्लाउड में जब हम रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं, ट्रेडिशनल में तो हम मैनुअली करते हैं, क्लाउड में इफ़ यू नीड टू रिक्वायर सम मोर रिसोर्सेज यू कैन एक्चुअली एक्वायर देम विद इन सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ API कॉल्स जो कि अवेलेबल होती है, उनके जो जो इंटरफेसेस होते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सिस्टम के जो आर्किटेक्चर है उनमें ये एबिलिटी भी होती है कि इट कैन एक्चुअली हैंडल हेट्रोजीनियस पूल ऑफ कम्युनिटी हार्डवेयर। रिमेंबर क्लाउड की ये ब्यूटी है कि वी एक्चुअली यूज़ कम्युनिटी हार्डवेयर्स, सो स्पेशलाइज्ड भी होते हैं बट मोस्ट ऑफ द केसेस कम्युनिटी हार्डवेयर। सो उनमें जो है उनको उनके नंबर को इंक्रीज़ करना दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल, और उनका जो उसकी जो कॉस्ट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती बिकॉज दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड। So these are some of the features about the scaling in cloud computing, that it is dynamic, it is automatic in nature, and it gives the impression of infinite resources, provision of infinite resources, and it actually uses the community hardware, so they can easily increase the number of resources as per user demand. Another thing related with the scalability in cloud is that scaling in cloud is reversible. Traditional computing में scaling एक साइड पे तो पॉसिबल है, दूसरे साइड पे लोग इनकरेज नहीं करते और दे नेवर थिंक। वो क्या है कि आप मैनुअली रिसोर्सेज को इंक्रीज तो कर सकते हैं लेकिन सिस्टम को दोबारा डिग्रेड करने का लोग नहीं सोचते, राइट? तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम वी ओनली थिंक अबाउट इनहेंसिंग द कैपेबिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। जो डायनामिक स्केलिंग है ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, it actually become a reality through the dynamic resource provisioning approach, जो कि अभी हमने पढ़ा कि जो क्लाउड में provision of resources है, that is actually dynamic. So ये जो dynamic scaling है in the cloud computing, it becomes a reality because of the dynamic resource provisioning approach, and that is made possible with the help of virtualization. ठीक है, जो उसका जो आइडिया है वो डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि यूजिंग वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, एक्चुअली आपका रिसोर्स एक होता है लेकिन आप उसको वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए मल्टीपल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। सो जो डायनामिक स्केलिंग है उसकी जो बेस है वो वर्चुअलाइजेशन है। तो इसकी वजह से जो क्लाउड में एडिशन और रिमूवल ऑफ रिसोर्सेज हैं, it has become valuable and it has become simple कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी अगर है तो आप उसको easily accommodate कर सकते हैं। At any time during the running of a system, extra resources कैपेसिटी जो हैं वो आप एक्वायर भी कर सकते हैं, और अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको दोबारा ले भी सकते हैं, गिवन बेक टू द रिसोर्स पूल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने रिसोर्सेज ले लिए, आपने उसको वापस कर दिया, अब आप दोबारा उनको नहीं ले सकते। नो, बिकॉज इसको आपने वापस कर लिया। कोई चीज़ आप ख़रीदते आप उसको वापस करते, आप दोबारा उसको ख़रीदने का जवाज़ तुक नहीं बनता। तो क्लाउड में ये चीज़ नहीं है। एक दफ़ा आपको रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, एक्वायर कर लें, नहीं चाहिए गिवन बेक कर लें, दोबारा आपको चाहिए एक्वायर कर लें, क्लेम करें अगेन whenever it is required, दोबारा आपको नहीं चाहिए, given back to the resource pool. So this is called, जब आप given back करते हैं, this is something which is called scaling in the cloud, is reversible, right? यानी दोनों options हैं आपके पास। अब इसका फ़ायदा obviously आपको क्या होगा? You do not
यू आर नॉट एक्चुअली वेस्टिंग द रिसोर्सेज. आपको चाहिए यू अवेल, आपको नहीं चाहिए यू गिव इट बैक. और इसका एक और फ़ायदा क्या होगा, दैट इज़ द कंप्यूटेशनल कॉस्ट. आपको एक चीज़ नहीं चाहिए तो वाई यू शुड पे फॉर इट. जिस तरह ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में होता है कि आपको रिसोर्स नहीं चाहिए लेकिन आपने ले लिए हैं, बस आपने इसको लगा लिए हैं, दैट्स इट. क्लाउड कंप्यूटिंग में चूंकि ये हमारे पास यूटिलिटी मॉडल को फॉलो करता है, सो यू एक्चुअली रिक्वायर द रिसोर्सेज व्हेन यू रिक्वायर देम एंड यू गिव इट बैक to the pool of resources when you do not require it anymore. So cloud computing actually addresses both of these issues with equal priority. ठीक है. So this is a business point कि जिस तरह आपसे कस्टमर कोई चीज़ ख़रीदता है तो आप खुश होते हैं, जब आपको वो कोई चीज़ वापस करता है तो फिर उस पर भी आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो दोबारा आएगा और वो आपसे कोई और चीज़ ख़रीदेगा. However, ये जो रिवर्सिबल स्केलिंग इन क्लाउड है, इट इज़ नॉट दैट सिंपल. जो डाउनवर्ड स्केलिंग है, इट इज़ अ चैलेंजिंग both in term of implementation as well as management. जो downward scaling है, it is more critical to implement than the upward scaling, right? Because the challenge is to maintain performance while releasing the resources from customer point of view. So the presence of downward scaling capability has made cloud computing an attractive feature, an attractive technology, because आपको अगर कोई resource नहीं चाहिए, so you can easily give it back to them. Next, for the cloud scaling, we have 3 pillars. Scaling जो है वो 3 चीज़ों पे base करता है in the cloud computing. As you know, scaling in the cloud is dynamic and scaling in the cloud is automatic. So जो auto scaling facility है, it actually provides various advantages to the service provider and to the service customer. They can actually both gain in terms of service availability during peak hours and reduction in cost and business efficiency, etc. और जो auto scaling feature है in the cloud computing, it is actually based on 3 pillars, and the pillars are resource virtualization, resource sharing and dynamic resource management. Resource virtualization is के इसकी मदद से, virtualization को हमने डिटेल से पढ़ा है, so I will just summarize it in a single sentence कि it actually eases the resource management task, and it actually reduces the complexity of the system development. You actually hide the details of the hardware, right? So that is possible because of the virtualization, and it is actually a pillar for the scalability in the cloud. The second pillar is sharing. Multi-tenancy का concept अगर आप लोगों को याद हो, so that is all about it. Resource sharing. It actually allow the optimal resource utilization by sharing resources among multiple users as well as application. एक resource है, multiple users के दरमियान आप उसको share कर सकते हैं with the help of virtualization. So this is the second pillar for the scaling in the cloud. And the last pillar is the dynamic provisioning of resources. So like on demand, आपको resource चाहिए, you have to demand for it and then you get the resource. Actually डिमांड जो है वो सिर्फ इंक्रीज के लिए नहीं होता. आपको रिसोर्स नहीं चाहिए, यू वांट टू गेट इट बैक, गेट देम बैक, तो वो भी आप कर सकते हैं. आप रिसोर्सेज को डिक्रीज भी कर सकते हैं अगर आपका वर्कलोड डिक्रीज होता है. सो टू पुट इट इन समरी, these 3 are the pillars, foundation for any cloud based scaling. और स्केलेबिलिटी का जो इशू है, यू नीड to it has to be kept in mind from the very beginning when you are designing your system.
So the system ability of scaling may depend on various parameter as well. इन तीनों pillars के अलावा कुछ parameters भी हैं. For example, capacity planning on regular basis and also load balancing on regular basis, etc. Now we are moving toward another topic and that is scalable applications. अभी तक हमने बात की स्केलेबिलिटी इन ट्रेडिशनल सिस्टम में किस तरह होती है एंड देन स्केलेबिलिटी इन द क्लाउड, हाउ इट इज़ पॉसिबल, व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ स्केलेबिलिटी इन द क्लाउड, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ द स्केलेबिलिटी इन द क्लाउड. अब स्केलेबिलिटी सिर्फ क्लाउड से ही रिलेटेड नहीं है, इट एक्चुअली आप इसको एप्लीकेशंस के साथ भी लिंक कर सकते हैं. सो जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं या जो क्लाउड है, इट इज इटसेल्फ इज एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर स्केलिंग एज वी जस्ट सा. इसी तरह जो आपके एप्लीकेशंस हैं, इट मस्ट आल्सो बी डिजाइंड अकॉर्डिंगली हैविंग विद स्केलिंग कैपेबिलिटी इन माइंड. यानी जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं फॉर द क्लाउड, यू हैव टू कीप इन माइंड के यूज़र की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, लोड बढ़ सकता है, इसके अलावा पीक आवर्स में जो है वो रिक्वेस्ट ज़्यादा आ सकती है. सो योर एप्लीकेशन मस्ट बी रेडी फॉर डीलिंग विद द पीक आवर्स, फॉर हाई डिमांड्स, फॉर हाई वर्कलोड. जिस तरह आपका क्लाउड रेडी है कि आप किसी भी टाइम पे मोर रिसोर्सेज जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, इसी तरह आपके एप्लीकेशन में भी स्केलेबिलिटी का फीचर होना चाहिए. सो यू हैव टू डिज़ाइन योर एप्लीकेशन फॉर द क्लाउड वाइल कीपिंग द स्केलेबिलिटी ऑप्शन इन योर माइंड. सो दिस इज़ द पॉइंट कि जो आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे, बीइंग अ डिज़ाइनर फॉर द क्लाउड, यू हैव टू कीप द स्केलेबिलिटी ऑप्शन इन योर माइंड. स्केलेबल जो कंप्यूटिंग सिस्टम जो आर्किटेक्चर है, इट एक्चुअली lays the foundation for application scalability but cannot alone ensure scalability of application if the application is not suitably designed. इसका मतलब है कि अगर आप being a developer ये सोचें कि आपका आर्किटेक्चर जो है या जो आपका क्लाउड है वो स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है, सो आई डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट माई एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी. ठीक है, सो दैट इज समथिंग रॉन्ग. यू हैव टू इंश्योर द स्केलेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन. अगर आपने सिर्फ ये सोच के एप्लीकेशन बनाया कि जो आपका आर्किटेक्चर है वो इटसेल्फ जो है वो स्केलेबिलिटी को हैंडल करेगा, आई डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट सच थिंग्स, सो दैट इज़ अ रॉन्ग डिसीजन. यू मस्ट हैव टू इंश्योर स्केलेबिलिटी इन योर एप्लीकेशन एज वेल. ऑन द अदर साइड, जो आपके पास जो स्केलेबल एप्लीकेशन अगर हैं, फॉर एग्जांपल बीइंग अ डेवलपर, आपने एक एप्लीकेशन उसको स्केलेबल बना लिया, वो जो है अगर ट्रैफिक में चेंज आता है, कम ज़्यादा होता है, तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर सकता है. लेकिन जो आपका अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है उसमें स्केलेबिलिटी है तब भी प्रॉब्लम होगा. सो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है. स्केलेबिलिटी इन द क्लाउड, इन द सिस्टम आर्किटेक्चर, एज वेल एज स्केलेबिलिटी इन द एप्लीकेशंस, बोथ आर नेसेसरी फॉर वन अनदर. जो स्केलेबिलिटी है ऑफ द एप्लीकेशन, इट विल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स और टू लेयर्स. दैट इज़ के आपका जो एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है वो स्केलेबल होना चाहिए और जो आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर है वो जो है वो भी स्केलेबल होना चाहिए. और जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, इट एक्चुअली प्रोवाइड a rich set of auto scaling options for the consumer. When you used scalability in your application, you are actually addressing the need of the architecture, because the architecture demand for the scalable applications. So actually, to meet the demand of the architecture, you have to make your application scalable as well. इसके अलावा जो एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी है, आप किस तरह जो है वो अपने एप्लीकेशन को स्केलेबल बना सकते हैं. सो इट विल एक्चुअली depend on many factors or many parameters.
फॉर एग्ज़ाम्पल द डिज़ाइन ऑफ द एप्लीकेशन इटसेल्फ, आप कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन किस एल्गोरिथम पे बेस करता है, आप डेटा स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आपका डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, डेटाबेस के इंस्टेंसेस किस तरह है, आप कौन सा डेटाबेस अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, रिलेशनल है या नॉन एसक्यूएल है, जो भी है। सो इट विल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर एंड यू हैव टू स्टडी दोज पैरामीटर्स बिफोर डिज़ाइनिंग योर एप्लीकेशन के कौन सी चीज़ जो है वो स्केलेबिलिटी के लिए बेस्ट फिट करती है। सो इन समरी, beside from making the cloud architecture scalable, you actually need to make your application scalable as well. Now coming back to the scaling in the cloud, we have some scaling strategies in the cloud. Cloud computing दो features हमने पढ़े, automatic and dynamic. So now here we are focusing on the dynamic scaling because cloud computing is empowered by its dynamic scaling capability. In the dynamic scaling approach, system क्या करता है? It actually resize during its execution without the need of restarting or interruption or interrupting any service. अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो उसको हम कहते हैं डायनामिक स्केलिंग, और क्लाउड में ये दोनों, क्लाउड के जो आर्किटेक्चर है उसमें ये दोनों चीज़ें हैं। सो दैट इज़ वाई इसको हम स्केलिंग, डायनामिक स्केलिंग आर्किटेक्चर कह सकते हैं। तो डायनामिक स्केलिंग आर्किटेक्चर में एक्चुअली जो आपका सिस्टम होता है वो अपने आप को खुद रिसाइज करता है, श्रिंक करता है या ग्रो करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, और इस रिसाइज के दौरान आपको सिस्टम रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कंज्यूमर के ऑपरेशन को इंटरप्ट करने की या कोई सर्विस इंटरप्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सो बेसिकली हम इन स्ट्रेटजीज़ को दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या तो मैनुअल होगा या ऑटोमेटिक होगा। तो मैनुअल को तो हम यूज़ ही नहीं करते, एक्चुअली वी आर फोकसिंग ऑन द ऑटोमेटिक अप्रोच। और फिर ऑटोमेटिक में आपके पास या तो प्रोएक्टिव होगा या रिएक्टिव होगा। सो प्रोएक्टिव की अगेन हमारे पास दो टाइप्स हैं, या साइक्लिक होगी या इवेंट बेस्ड जो है वो अप्रोच को हम यूज़ करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट automatic approach, automatic dynamic scaling approach in the cloud. मैनुअल का तो वो सिंपल है कि यहाँ पे अगर मैनुअल अप्रोच है तो सो द सिस्टम कैन बी स्केल्ड while running by executing appropriate commands through the application interface. अगर हम बात करें स्केलिंग की, मैनुअल स्केलिंग की, ठीक है, स्टिल इट इज़ डायनामिक। स्टिल मैनुअल के केस में, मैनुअल का मतलब ये नहीं है कि आपको सिस्टम शट डाउन करना पड़ेगा, आपको सर्विसेज इंटरप्ट करनी पड़ेंगी, नो। मैनुअल इन द सेंस के सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए या रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए यू हैव टू गिव सम कमांड्स एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मैनुअल प्रोसेस। लेकिन जो ऑटोमेटिक अप्रोच है, द ब्यूटी इज एक्चुअली हेयर इन द ऑटोमेटिक अप्रोच, because in this type of scaling the system can be implemented through different programs, and those programs will automatically adjust the system capacity and it will keep eyes on the actual demand. यानी इस तरह के टूल्स होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, प्रोग्राम्स होंगे जो कि ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के डिमांड को ऑब्जर्व करते हैं। डिमांड बढ़ता है, इट विल ऑटोमेटिकली एक्वायर मोर रिसोर्सेज। डिमांड कम होता है, इट विल ऑटोमेटिकली रिलीज द रिसोर्सेज। So the ability of the manual capacity adjustment of a system during its operation is a huge task for any computing environment. तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं, right? Instead of doing things manually, we are actually focusing on developing some programs, some tools, some software that will do the task for us on our behalf. So we actually हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को ऑटोमेट कर रहे हैं कि वो खुद को एडजस्ट करे बेस्ड ऑन द डिमांड, द एक्चुअल डिमांड ऑफ द यूज़र. सो ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ not required.
let me correct this point. This is no human interaction is required. Actually no is missing here, राइट सो फिर आप करेक्शन कर लें कि ऑटोमेटिक में कोई ह्यूमन इंटरेक्शन हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, सिस्टम ऑटोमेटिकली सब कुछ हमारे लिए कर देता है। और इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक का मतलब ये होगा कि अगर रिक्वायर्ड होगी रिसोर्सेज तो सिस्टम खुद को इनलार्ज करेगा, रिक्वायर्ड नहीं है तो वो खुद को श्रंक करेगा। सो द डायनामिक एंड द ऑटो स्केलिंग इज जनरली रिफर्ड एज ऑटो स्केलिंग, इसको हम ऑटो स्केलिंग भी कहते हैं। एंड इसको हम क्लाउड स्केलिंग भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ यूज बाय डिफ़ॉल्ट इन द क्लाउड, सो इसको हम समटाइम क्लाउड स्केलिंग भी कहते हैं। अब ये जो ऑटोमेटिक स्केलिंग है इसको फिर हम दो तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। लेट अस सी के व्हाट इज़ प्रोएक्टिव स्केलिंग। Scaling that is based on predefined schedule is known as proactive scaling. प्रो पहले, अगर पहले से कोई स्केड्यूल डिफाइन है उस अप्रोच को हम कहते हैं प्रोएक्टिव स्केलिंग। आपको पता होगा कि एप्लीकेशंस की डिमांड जो है वो विद टाइम वेरी करती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ई कॉमर्स की कोई सिंपल सी साइट है, उसको लोग मॉर्निंग में ज़्यादा एक्सेस करते हैं, या अनदर एग्जांपल कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन है एंड इट गेट्स मेजॉरिटी ऑफ इट हिट्स ड्यूरिंग द मिड डे 12 PM, राइट। तो इन सच केसेस वेयर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज और एक्सपेक्टेड डिक्रीज ऑफ डिमांड इज़ नोन, उस केस में आप क्या करते हैं, कोई प्री प्रोग्राम प्लेन जो है वो उसके लिए बनाते हैं टू ऑटोमेटिकली अल्टर द रिसोर्स कैपेसिटी। यानी अगर आपको पता है कि आपके जो यूज़र्स हैं वो 12 PM से लेकर 2 PM तक ज़्यादा आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेस्टोरेंट है, खाने का टाइम है, तो उन आवर्स में आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को एक्वायर करता है एंड आफ्टर 2 PM आपका सिस्टम उन रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर देता है। सो यहाँ पे जो आपका प्लान है वो प्री प्रोग्राम है, यू एक्चुअली नो द स्केड्यूल in advance, so this approach is called proactive scaling, right? इस अप्रोच में जो स्केलिंग की जो स्ट्रेटजी है, it will not wait for workload to change, ठीक है। यानी अगर आपके यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल 10 PM पे उनका पीक आवर होता है, 10 PM पे यूज़र्स आते हैं, तो अब इस तरह नहीं होगा कि सिस्टम आपका जो है वो ऑटोमेटिकली 10 PM पे भी या 10 AM पे ख़ुद को जो है वो मज़ीद रिसोर्सेज एक्वायर करे ख़ुद से। नो, प्री प्लान जो टाइमिंग आपने उसको बताई है, जो प्लान आपने उसको प्रोवाइड किया है, उसी प्लान के अकॉर्डिंगली वो ख़ुद को जो है वो एडजस्ट करेगा। सो इट विल एक्चुअली अल्टर द कैपेसिटी इन एडवांस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड स्केड्यूल एंड दिस अप्रोच इज़ नोन एज प्रोएक्टिव स्केलिंग। फिर अगर आप प्रोएक्टिव स्केलिंग को देखें, सो वी आल्सो हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोएक्टिव स्केलिंग। एक को हम कहते हैं साइक्लिक और एक को हम कहते हैं इवेंट बेस्ड स्केलिंग। जो आपके पास साइक्लिक है, इसमें जो आपके स्केलिंग इवेंट्स हैं, इट एक्चुअली टेक प्लेस एट फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल एंड दोज रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल आर प्री डिफाइंड टाइम्स। वो किसी दिन के भी हो सकते हैं, किसी ख़ास वीक डे के भी हो सकते हैं, लेट्स सपोज सैटरडे संडे, किसी ख़ास मंथ में भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिसंबर क्रिसमस के लिए लोग शॉपिंग करते हैं, और किसी स्पेसिफिक ईयर से भी हो सकते हैं, लेट्स सपोज कोई लीप ईयर है उसमें जो है वो डिमांड बढ़ जाए वगैरह वगैरह। सो इसकी एक एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लें, कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन है या कोई यूज़र वेबसाइट है, इट मे नीड टू स्केल एवरी बिजनेस डे from 11 AM to 3 PM, which is their peak business hour. So this is actually a proactive approach and this is actually a cyclic approach. हर दिन 11 to 3,
every day 11 a.m. to 3 p.m. is the peak hour. During this time period you will require more resources, and the resources will be provided automatically by the system to the to be used by the customers. So this is actually a cyclic. We have a cycle and it repeat it again and again every day, or every month, or every week, or every year, right? So this is the first category of proactive, which is the cyclic. The second one is event based scaling. This is something more interesting and more intelligent. For example, a major variation in the traffic load, it may occur due to some scheduled business events, like अगर कहीं पे कोई promotional campaign है, या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, या कहीं पे कोई कुरानंदाजी वगैरह हो रही है, तो उस टाइम पे जो आपका ट्रैफिक लोड है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. बट फॉर दोज केसेस आप जो है वो साइक्लिक स्केलिंग अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते, because things are not clear in advance. You don't need you don't have any idea कि कब जो है ये पीक पे पहुंचेंगे हम. So it is actually based on some events, and for those events you have to use event based proactive scaling. इस केस में the challenge is कि you need to predict such peak or high values or high demand of the user, and for that you need statistical analysis or variable pattern of the application or services demand. आपको prediction करनी होगी. So when using proactive scaling, the expected, हमारे पास कुछ statistical functions है, like standard deviation है, उसको आप consider कर सकते हैं for the prediction of the demand of the users. लेकिन इन प्रिडिक्शंस में देर इज़ पॉसिबल कि जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप प्रिडिक्ट ना कर सकें, लेकिन आपका जो सिस्टम है इट शुड बी रेडी फॉर स्लाइट डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन. फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 500 पेज व्यूज़ पर मिनट दैट इज़ एक्सपेक्टेड इन द पीक आवर ऑफ अ डे, लेकिन उसको जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़े से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो आए उस पेज के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल 5050. तो इन 50 की वजह से विच इज़ अनएक्सपेक्टेड आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होनी चाहिए. आपकी प्रोविज़न ऑटोमेटिक और इवेंट बेस्ड इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपकी प्रिडिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो उसके लिए रेडी रखें, राइट. सो दिस इज़ द अप्रोच ऑफ प्रोएक्टिव स्केलिंग, जहाँ पे हम एडवांस में रिसोर्सेस हमें पता होता है कि अगर हमें पता होता है कि कब हमने जो है किस टाइम पे या किस दिन पे या किस वीक में या किस मंथ में जो है वो रिसोर्सेस को हमें ज़्यादा रिसोर्सेस चाहिए, तो उसके लिए आप साइक्लिक प्रोएक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं. और अगर आप प्रिडिक्शन के बेस पे करते हैं ऑटोमेटिक स्केलिंग, तो उसके लिए आप जो है वो इवेंट बेस्ड स्केलिंग अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं. The second category of the automatic is the reactive scaling. In this strategy, the system actually reacts immediately to the changing demand. This is the actual thing. पहले से आप प्लान नहीं करते चीज़ों को, सिस्टम ऑटोमेटिकली इमीडिएटली खुद रिएक्ट करता है टू द चेंजिंग डिमांड ऑफ रिसोर्सेज. और वो डिमांड या तो रिसोर्स को ऐड करने से हवाले हो सकती है या फिर रिसोर्सेज को रिमूव करने से रिलेटेड हो सकती है. सो हेयर यू हैव टू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, नॉट ऑन प्री प्लान्ड दैट इज अवेलेबल. When the utilization of a processor, for example, or memory or some other resource reaches a certain threshold value, now this is the time to acquire more resources. More resources can be added into the environment by the system automatically itself without any external or manual intervention. ठीक है, आपने एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू डिफाइन की है कि जब भी मेरी जो डिमांड है वो इस थ्रेशहोल्ड पे रीच कर जाए, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जो है वो मज़ीद रिसोर्सेज को ऐड करना है इन द सिस्टम. और उस रिसोर्सेज को ऐड करने के लिए मेरी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. सो अंडर दिस स्केलिंग टेक्निक, डिपेंडिंग ऑन अ सिचुएशन,
where the suitable parameters are identified at first to activate the auto scaling process. So system scale in response to changing condition of those parameters. जो threshold आप define करते हैं, you need some parameters जो कि आपको input दे सकें कि इस time पे if the value of this parameter is this much, you have to acquire more resources. और ये जो approach है, it actually eliminates the need for a pre-schedule action plan, जो कि आपने previous approaches में देखा, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें अननोन हैं, कंडीशंस आपको कुछ पता नहीं है, किसी भी टाइम पे आपकी जो है वो रिसोर्सेज कंजम्पशन ज़्यादा हो सकती है. सो अ स्केलेबल सिस्टम शुड डील विद अ वेरिंग workload through proactive scaling approach as much as possible. लेकिन जो रिएक्टिव स्केलिंग अप्रोच है, इट शुड बी सीन एज अ सेफ गार्ड फॉर एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल सिनारियोज. यानी जो आपके पास प्रोएक्टिव अप्रोच थे, वहाँ पे जो वर्कलोड है वो आपको पहले से पता होता है, तो सिस्टम उसके लिए रेडी होता है, ठीक है. लेकिन जो रिएक्टिव अप्रोच है उसमें आपको एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल सिनारियोज का नहीं पता होता. सो यू डिफाइन थ्रेशहोल्ड, यू डिफाइन पैरामीटर्स, एंड देन बेस्ड ऑन दोज थ्रेशहोल्ड यू डिसाइड व्हेन टू एक्वायर और व्हेन टू रिलीज द रिसोर्सेज. बट दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे रिएक्टिव स्केलिंग स्ट्रैटेजी पे और आपने कोई अप्रोप्रिएट कैपेसिटी प्लानिंग नहीं की टू फैसिलिटेट द प्रोएक्टिव स्केलिंग अप्रोच, तो इन सम सिनारियो इट कुड बी डेंजरस, इट कुड बी सुसाइडल. फॉर एग्जांपल, एक वल्नरेबिलिटी का अगर मैं बताऊं आपको, जो कि रिएक्टिव स्केलिंग स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है और बहुत ज़्यादा ट्रबल जो है वो क्रिएट कर सकती हैं if it is not protected properly against attack. So an attack on a computing system may cause malicious consumption of all resources, including whatever newly has been added by the system itself automatically. कोई अटैक परफॉर्म कर सकता है कि आपके सारे रिसोर्सेज को जो कि आपने एक्वायर, आपके सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपके लिए एक्वायर किए हैं इन ऑर्डर टू हैंडल द पीक आवर्स, उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकता है. इन सच केसेस जो आपके पास रिएक्टिव स्केलिंग मैकेनिज्म है, it may fire a series of failed attempts to balance the gap by launching new resources while the cost increase sharply. आपको पता है आप ज़्यादा resources लेते हैं तो आपकी cost जो है वो increase होगी. तो अब आपकी cost तो increase हो रही है, लेकिन आपके जो resources हैं वो सही तरह से utilize नहीं हो रही because they are under attack by someone. So such situations may be handled carefully. If you are using the reactive scaling approach, you must have to handle it carefully. And there should be a monitoring system in place which will govern the resource provisioning, right? कि आप जो resources allocate कर रहे हैं, क्या वो आप legitimate users के लिए कर रहे हैं या वो upper takers के लिए कर रहे हैं. So standard practice must be put और उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक upper cap लगा लेते हैं on the volume of resources to be provision, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर पीक आवर्स हैं भी तो उसमें मेरा डिमांड ऑफ रिसोर्सेज कितना होना चाहिए. बियॉन्ड, अगर आप उससे भी बियॉन्ड जाते हैं पीक आवर्स में, तो देयर मस्ट बी अनदर थ्रेशहोल्ड, अनदर अपर केप, जिससे आपको ये मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जो आपको बता सके कि ये जो रिसोर्सेज एक्विजिशन है ये बहुत ज़्यादा है एंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, मे बी द सिस्टम इज़ अंडर अटैक. Right? So too much dependency on the reactive scaling approach, that is actually will lead to a dangerous situation. So हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली ना तो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव पे डिपेंड करते हैं ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पे डिपेंड करते हैं. वी ऑलवेज गो फॉर द हाइब्रिड अप्रोच एंड देयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द टू. तो आप क्या करते हैं, आप प्रिडिक्टिव बेस्ड अप्रोच को भी यूज़ करते हैं और प्रोएक्टिव को भी यूज़ करते हैं, रिएक्टिव को भी यूज़ करते हैं और प्रोएक्टिव को भी यूज़ करते हैं. सो जो प्रिडिक्शन बेस प्रोएक्टिव स्केलिंग है,
it actually required to work together with reactive approach in order to cope with the real time scenario जहाँ पे आपके peak hours हैं. तो आप क्या करते हैं, कोई इस तरह का implementation auto scaling से आप implement करते हैं that need a mixture of the two scaling approaches, जिसमें reactive भी हो और proactive भी हो. So for anticipated resource requirement scenario, system जो है वो schedule base पे आएगा, लेकिन अगर अनप्रिडिक्टेबल सिनारियोज़ हैं उसमें जो है वो सिस्टम आपका वो रिएक्टिव अप्रोच पे आएगा. लेकिन जो इस सिनारियो पे अगर आप आते हैं अनप्रिडिक्टेबल सिनारियो पे, सो द सिस्टम मस्ट रिएक्ट टू एनवायरमेंटल सिग्नल्स सच एज सडन राइज और ड्रॉप इन यूसेज. देयर मस्ट बी अ मॉनिटरिंग सिस्टम इन प्लेस. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ के स्केलिंग ऑटोमेटिक है और स्केलिंग हमारे पास डायनामिक है इन द क्लाउड. डायनामिक पे तो हमने बात कर ली. नाउ लेट अस टॉक अ बिट अबाउट द ऑटोमेटिक प्रोसीजर ऑफ स्केलिंग इन द क्लाउड, जिसको हम क्लाउड स्केलिंग भी कह सकते हैं, इसको आप ऑटो स्केलिंग भी कह सकते हैं. इट इज़ एक्चुअली अ मैकेनिज्म जिसमें आपका जो सिस्टम है itself it will increase the required resource capacity or dynamically when the demand goes up, and it will automatically release and return the resources when the demand goes down. So auto scaling facility it actually helps to maximize resource utilization. ये सारा सेटअप किस लिए है, ताकि हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें, ताकि हम रिसोर्सेज वेस्टेज से बच सकें और हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी कंट्रोल में हो. सो द प्रोसेस इज ऑटोमेटिक. ठीक है, एंड दिस अप्रोच इज कॉल्ड क्लाउड स्केलिंग. एक्चुअली इस अप्रोच में होता क्या है, द वर्किंग of the auto scaling mechanism in the cloud has different functions आप कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफिकली इसको देखें, डिफरेंट मॉड्यूल्स आप इसको कह लें या फंक्शंस कह लें. सो हियर वी सी that auto scaling allows scaling of computing resources both in predictable and unpredictable circumstances. सो दो तरह की सिचुएशंस हैपन हो सकती हैं, प्री डिफाइन एंड चेक लोड कंडीशन. तो जो हमने अभी जो स्केलिंग की डिफरेंट कैटेगरीज देखी वो दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है. कम्बिनेशन ऑफ बोथ. अनप्रिडिक्टेबल इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस, और जो प्रिडिक्टेबल है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू अ प्री डिफाइंड स्केड्यूल जो कि आपने पहले से प्रोवाइड किया है. राइट, सो अ सेट ऑफ कंडीशंस और रूल्स कैन बी स्पेसिफाइड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन स्पेसिफिक मैट्रिसेस, लाइक आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेट क्या है, नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूज़र्स आपके कितने हैं, या आपकी कितनी ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्री डिफाइंड कंडीशन है तो वो क्या हो सकती है आपके पास. प्री डिफाइंड कंडीशन कुड बी लाइक दैट एडिशनल सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज विल बी लॉन्च इफ़ अगर आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेट जो है वो 90% पे पहुंच जाए. और इसी तरह डिग्रेडेशन आप कब करेंगे, जब आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है ऑफ द इंटायर सिस्टम इट फॉल बिलो 45% फॉर एग्जांपल. तो आपने जो है वो रिसोर्सेज को, दिस मच रिसोर्सेज को आपने जो रिलीज़ करना है. सो दिस इज़ समथिंग विच हैपन्स इन लोड मॉनिटरिंग सिस्टम. वी आल्सो हैव अनदर मॉड्यूल के जो मॉनिटरिंग, सो जो मॉनिटरिंग एंड चेकिंग मॉड्यूल हैं of auto scaling. It actually plays a vital role in the auto scaling process. It actually keeps on sending the load status to the checking module. हमारे पास एक चेकिंग मॉड्यूल होता है जहाँ पे ये स्टेटस फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंड करता है टू चेक module at regular intervals, while checking module decide the appropriate actions depending on the current load status and the predefined schedule जो कि उसके पास अवेलेबल है. तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो जो लोड मॉनिटरिंग मॉड्यूल हमारे पास हैं
it will actually launch additional server to support the application A. We have users. ये यूज़र्स जो हैं इस एप्लीकेशन ए के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. पहले से कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है? वी हैव सर्वर, वर्चुअल सर्वर 1, 2, 3 एंड 4. 4 सर्वर्स आर अवेलेबल टू दीज यूज़र्स. लेकिन अगर इनकी डिमांड बढ़ती है तो ये जो लोड मॉनिटरिंग सिस्टम है, चूंकि इसको स्टेटस का पता होता है, तो ये क्या करेगा? इट विल एक्चुअली लॉन्चेस एन एडिशनल सेम टाइप ऑफ सर्वर टू सपोर्ट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एप्लीकेशन ए. ठीक है. और ये कब ये लॉन्च करेगा? जब ये प्रीवियस सर्वर जो है वो फुली ऑक्युपाइड हो जाए. नाउ इट्स टाइम टू असाइन अ न्यू वर्चुअल सर्वर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द यूज़र. सो लोड मॉनिटरिंग मॉड्यूल क्या करेगा? ये एक्स्ट्रा जो है वो उसको सेंड करेगा. और सिमिलरली अगर लो यूटिलाइजेशन है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स कम हो गए, रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल वर्चुअल सर्वर नंबर 4 हमें नहीं चाहिए. ठीक है. एंड दिस इज़ एक्चुअली द लास्ट सर्वर फॉर एग्जांपल. तो हम क्या करेंगे? सर्वर को रिलीज़ करेंगे. और ये डिसीजन कौन लेगा? लोड मॉनिटरिंग सिस्टम लेगा, बिकॉज इट नोज़ कि कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज कितने यूटिलाइज हो रहे हैं. एंड वी आल्सो हैव द एक्शन प्लेन, एक्शन मॉड्यूल कि ओके इसके पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन कौन सा एक्शन हमने लेना है? क्या हमने सर्वर को लॉन्च करना है, न्यू रिसोर्स को लॉन्च करना है, या हमने न्यू रिसोर्स को वापस लेना है, या हमने जो है जो करंट स्टेटस है उसको हमने जो है वो मेंटेन रखना है. सो ऑल दीज डिसीजंस, ऑल दीज मॉड्यूल्स आर एक्चुअली हेल्पिंग इन द ऑटो स्केलिंग प्रोसेस इन द क्लाउड. ओके, टाइप्स ऑफ स्केलिंग. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीक हमने थोड़ा सा वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्केलिंग के बारे में पढ़ा था. कंप्यूटिंग सिस्टम जो है उनको आप स्केल कर सकते हैं बाय एडिंग एडिशनल हार्डवेयर रिसोर्सेज, या उसको आप स्केल कर सकते हैं बाय रिमूविंग द एडिशनल हार्डवेयर रिसोर्सेज विच आर नॉट रिक्वायर्ड. इस प्रोविजन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज के लिए या इस हार्डवेयर रिसोर्सेज को वापस लेने के लिए, रिलीज़ के लिए, वी एक्चुअली हैव 2 डिफरेंट वेज. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, कम रिसोर्सेज चाहिए, वी एक्चुअली फॉलो वन अप्रोच. या तो आप वर्टिकल अप्रोच ऑफ स्केलिंग को फॉलो करेंगे, या फिर आप जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करेंगे. द फर्स्ट टाइप इज वर्टिकल स्केलिंग. वर्टिकल स्केलिंग को हम स्केलिंग अप भी कहते हैं. स्केलिंग अप, इट इज वन वे ऑफ इंक्रीजिंग रिसोर्स कैपेसिटी. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एक्चुअली रिप्लेस करते हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को, कंपोनेंट्स को, जो आपके पास प्रोसेसर्स हैं, मेमोरी है, व्हाटएवर इट इज़. हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को रिप्लेस करते हैं विद मोर पावरफुल हार्डवेयर कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट निकाल लिया, दूसरा कंपोनेंट आपने लगा लिया. इस वर्टिकल स्केलिंग या स्केलिंग अप अप्रोच की वजह से हम अपनी सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, या हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, और डिग्रेड भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं. इस टाइप के स्केलिंग में जिसमें हम रिसोर्सेस को रिप्लेस करते हैं, इसकी एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दे दूं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सिस्टम में कोई रैम लगा है 4 GB का. आप जाते हैं और उस 4 GB रैम को निकाल देते हैं और उसकी जगह पे 8 GB रैम को लगा देते हैं. नाउ यू हैव इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल स्केलिंग. आपने रिप्लेसमेंट की एक रैम की दूसरे रैम से. लेकिन आप डिग्रेडेशन भी कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट नीड 8 GB रैम, देन यू कैन गो बैक टू द 4 GB in order to save some cost and रिसोर्स वेस्टेज से बचने के लिए. एक और एग्जांपल जो कि यहाँ पे ग्राफिकली डिपिक्टेड भी है
कि एक सिस्टम है और उसमें डुअल प्रोसेसर कैपेसिटी है। अब आप उसको स्केल करना चाहते हैं बाय रिप्लेसिंग द प्रोसेसर विद क्वाड। सो एक्चुअली in the cloud computing, increase in the system capacity through vertical scaling. It is actually implemented by provisioning and integrating additional hardware resources within the existing resource node instead of introducing a new node. हम क्या करते हैं, जो नोड हमारे साथ पहले से अवेलेबल है हम उसी के अंदर हार्डवेयर रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग करते हैं। हम एक्स्ट्रा जो है नोड इंस्टॉल नहीं करते। इसको यहाँ पे शो भी किया गया है। फॉर एग्जांपल वी हैव फिजिकल सर्वर्स इन द रिसोर्स पूल दैट वी हैव अवेलेबल, एंड देन यू सी के वी हैव टू वर्चुअल सर्वर्स। इनिशियली वी हैव वन सर्वर विच इज़ हेयर। हमारे पास एक CPU है एंड द कैपेसिटी इज़ 3 गीगाहर्ट्ज़। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे यूज़र्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसी वर्चुअल सर्वर की कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहे हैं। पहले 3 गीगाहर्ट्ज़ था, नाउ वी हैव 6 गीगाहर्ट्ज़। आफ्टर सम टाइम वी अगेन increase the capacity of the system by increasing the capacity of the CPU from 6 gigahertz to 9 gigahertz. So this is an example of vertical scaling कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कोई वर्चुअल मशीन नहीं लगा रहे हैं, हम उसी वर्चुअल मशीन में एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की कैपेसिटी को इन्हेंस करते हैं। एडवांटेजेस इस अप्रोच की क्या हो सकती हैं? It is actually not a complex process to replace a component of a system because it does not require alteration in the system architecture. ठीक है, आप एक कंपोनेंट निकाल लेते हैं, दूसरा कंपोनेंट लगा लेते हैं, that's it. However, अभी इसकी डिसएडवांटेजेस भी हम आएंगे. Let us focus on the advantage. So the second advantage of this approach is कि इस approach में you need very little management complexity and it is less risky as well. ठीक है, कंपोनेंट को रिप्लेस करना is less risky and management उसमें कम involved है. However, the disadvantages are कि जो high power hardware component हैं या जो specialized resources हैं, अगर वो आपको रिप्लेस करने हैं सो दे आर एक्चुअली एक्सपेंसिव। तो अगर आप 6 गीगाहर्ट्ज़ से 9 गीगाहर्ट्ज़ पे जा रहे हैं एंड देयर इज़ अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर, सो कॉस्ट इज़ अ फैक्टर, एक्सपेंसिव है बिकॉज स्पेशलाइज्ड जो, बट दैट इज़ ओनली द केस इफ़ यू आर डीलिंग विद स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कंपोनेंट। नॉर्मली हम कम्युनिटी हार्डवेयर को यूज़ करते हैं तो फिर ये डिसएडवांटेज जो है वो डिसएडवांटेज नहीं रहता। जो ज़्यादा वरीड है दैट इज़ अबाउट द कैपेसिटी और पावर ऑफ एनी रिसोर्स कंपोनेंट ऑलवेज हैज़ एन अपर लिमिट। यानी आप अगर एक ही रैम को बार बार रिप्लेस कर रहे हैं, सो देयर इज़ अ कैपेसिटी कि आपका सिस्टम कितने GB रैम को सपोर्ट कर सकता है, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। सो देयर इज़ एन अपर लिमिट। वो लिमिट रीच कर जाए तो फिर आप मज़ीद सिस्टम को इन्हेंस नहीं कर सकते, उसकी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव नहीं कर सकते। यू कांट गो बियॉन्ड द लिमिट। हेंस sufficiently capable resources may not always be available, or if they are available the specialized hardware component may not be even affordable. So again this is something related with the specialized hardware. एक तो वो expensive होते हैं और दूसरे वो जो है वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते, और अगर वो अवेलेबल है तो फिर वो अफोर्डेबल नहीं होते। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। ओके, लास्ट पॉइंट इज़ कि जो हार्डवेयर रिप्लेसमेंट है इट एक्चुअली इंटरप्ट द सर्विसेज एंड देयरफॉर इट कैन एक्चुअली इंट्रोड्यूस अ डाउन टाइम प्रॉब्लम। आप सिस्टम को में से एक रैम निकाल रहे हैं, दूसरा इंस्टॉल कर रहे हैं, सो यू हैव टू स्टॉप द ऑपरेशन फॉर अ वाइल एंड दैट इज़ द डाउन टाइम। So in some scenario, downtime is not appreciated by the customer.
ठीक है, अभी एक एग्जांपल आगे आ रही है जिसमें अगर मिली सेकंड डाउन टाइम या डिले भी किसी एप्लीकेशन में आ जाए तो वो कस्टमर के लिए अफोर्डेबल नहीं है, और कस्टमर अगर उसको लाइक नहीं करते इसका मतलब है यू आर लूजिंग योर कस्टमर, एंड इफ़ यू आर लूजिंग योर कस्टमर यू आर एक्चुअली दिस इज़ अ बिग डिसएडवांटेज फॉर योर बिजनेस कि आपके कस्टमर्स आपको लीव कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वर्टिकल स्केलिंग अप्रोच. On the other side, we have the horizontal scaling. इस अप्रोच को हम स्केलिंग आउट अप्रोच भी कहते हैं. इसमें हम सिस्टम की कैपेसिटी, सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिशनल रिसोर्सेस विदाउट एलिमिनेटिंग द एग्जिस्टिंग वन. पुराने वाले भी रहें और नए वाले भी इंस्टॉल कर लें. बट द ब्यूटी इज के जो नए रिसोर्सेज है दे एक्चुअली वर्क टुगेदर विद द एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स. अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अब आप अपने रैम को 4 GB से 8 GB पे कन्वर्ट नहीं करते. 4 GB रैम है, आप साथ में 4 GB दूसरा रैम लगा लेते हैं, या साथ में आप 8 GB दूसरा रैम लगा लेते हैं. That's it. But they both work together. So in this type of scaling, where the system is equipped with supplementary resources to expand the resource capacity, right? For example, उसी एग्जांपल को हम लेते हैं, कोई सिस्टम है उसमें डुअल प्रोसेसर कैपेसिटी है, उसको आप हॉरिजेंटली स्केल कर सकते हैं बाय एडिंग अनदर डुअल कोर प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग रिप्लेसिंग द डुअल विद द क्वाड. ठीक है, सो एक्चुअली वी आर इंस्टॉलिंग मोर कंपोनेंट, मोर रिसोर्सेज. अब अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, सो द इंक्रीज इन द सिस्टम कैपेसिटी थ्रू हॉरिजेंटल स्केलिंग इट इज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड by provisioning of additional resource node instead of replacing this resource component. जो पिछले केस में हमने क्या किया था, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को हमने रिप्लेस किया था. इसमें हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल रिसोर्सेज को, एडिशनल नोड्स को, एडिशनल प्रोसेसर्स को, एडिशनल हार्डवेयर को हम क्या कर रहे हैं, वो प्रोविजन उसकी कर रहे हैं. सो यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखें, वी हैव लाइक द सेम सिनारियो. हमारे पास एक CPU है विद 3 GHz कैपेसिटी. विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़र की डिमांड्स बढ़ गई. नाउ इट्स टाइम टू प्रोविजन टू गो फॉर मोर CPUs. चूँकि हम हॉरिजेंटल अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, सो नाउ वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ CPUs फ्रॉम 1 to 2, बोथ विद द सेम कैपेसिटी. एंड देन आफ्टर सम टाइम वी एड अनदर CPU with the same capacity, right? So actually we are adding more nodes, we are actually adding more resources, more hardware resources in the horizontal scaling approach. अगर आप horizontal scaling को यूज़ करते हैं, so the first advantage of this approach is that जो specialized high end hardware components हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती to scale out our system, because कम्युनिटी हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं, सो दे आर इजीली अवेलेबल. इसके अलावा इसमें डाउन टाइम इशू नहीं है. ठीक है, आपके एग्जिस्टिंग जो CPU है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को डील कर रहे हैं. अगर आप नया लगा ले तो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे उसके ऑन गोइंग प्रोसेसिंग पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट एक्चुअली डज नॉट लिमिट एन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. लास्ट केस में डिसएडवांटेज क्या था कि वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है, उससे बियॉन्ड आप सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते. यहाँ पे यू डोंट हैव एनी लिमिट ऑन द इंडिविजुअल कंपोनेंट कैपेसिटी, बिकॉज मल्टीपल सिमिलर टाइप कंपोनेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे हैं टुगेदर इन ऑर्डर टू बी अ पावरफुल कंपोनेंट एज अ होल, राइट. सो उसके जो डिसएडवांटेजेस थे वो हमने यहाँ पे रिमूव कर लिए इन द हॉरिजेंटल स्केलिंग. और द लास्ट पॉइंट इज के अनलाइक द वर्टिकल स्केलिंग, no resource component are thrown out of the system through replacement. रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, पुराना वाला निकाल के नया वाला लगाते हैं. अब पुराना वाला कहाँ जाएगा, ठीक है. सो यहाँ पे हम चीज़ों को उतार के फेंक नहीं रहे. old components are there, but the new components will join the old component and they will work together in a synchronized manner.
However, on the other side, we have some disadvantages as well. For example, it actually needs managing large number of distributed nodes, and synchronization की जो हमने बात की, synchronization को achieve भी करना होगा. इसकी जो complexity है वो comparatively हमारे पास high है. सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपके नोड्स के जो क्लॉक्स हैं उनका सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है, एंड देयर मस्ट बी कंट्रोल मैसेजेस पासिंग बिटवीन देम, राइट. सो एक्चुअली जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ रही है, और सिंक्रोनाइजेशन के लिए यू नीड अ मैकेनिज्म इन प्लेस. स्पेशली अगर आपके पास जो नोड्स हैं अगर वो हेट्रोजीनियस हैं तो फिर तो आपकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो मज़ीद बढ़ेगी. सो इट विल एक्चुअली फर्दर इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी इफ़ यू आर यूजिंग हेट्रोजीनियस टाइप नोड्स. अदर इश्यूज आर के जो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, it is more appropriate for running distributed software applications. वहाँ पे ये चीज़ बेस्ट फिट करती हैं, क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन हैं जो कि डेवलप किए गए हैं टू बी रन इन सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट, उनका क्या होगा? उनको तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड पे नहीं लेके जा सकते, आपने उनको रीडिज़ाइन करना होगा इन ऑर्डर टू बी एबल टू वर्क इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट. सो जो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है जो पहले से बनाए गए हैं, दे विल नॉट बी कंपैटिबल विद योर सेटअप, राइट. इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है विद होमोजीनियस नोड, इट इज़ एक्चुअली अ सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन इन द स्केलिंग अप्रोच. जो होमोजीनियस नोड हैं, फॉर एग्जांपल जो एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ है फॉर स्केलिंग लाइट लोड बैलेंसिंग with round robin scheduling and capacity planning becomes simpler and easier with this approach. But okay, so these are some of the disadvantages of horizontal scaling. In summary, अगर आप for example किसी को ये बताना चाहें कि vertical और horizontal में क्या difference है, so a simple example as an analogy is के think about a roadway. Infrastructure for vehicle. जो गाड़ियाँ हैं they actually run over the roadways, सड़कों के ऊपर. इसी तरह आपके जो एप्लीकेशंस हैं they run over resources. रिसोर्सेज के ऊपर एप्लीकेशंस हैं, सड़कों के ऊपर क्या हैं? गाड़ियाँ हैं. जब आपके जो रोडवेज हैं, जो सड़कें हैं, विच इज़ एक्चुअली द रिसोर्सेज, दे बिकम अनअवेलेबल टू सपोर्ट द डिज़ायर्ड वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक. नंबर ऑफ कार्स जो हैं, व्हीकल्स जो हैं वो बढ़ गई. अब जो हार्डवेयर हैं, जो सड़कें हैं, वो उनको एकोमोडेट नहीं कर सकती. आपने इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना है. यू हैव टू पॉसिबल वेज. वन वे इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द रोड्स. आपकी जो सड़कें हैं अगर वो बहुत ज़्यादा उसमें कड़े हैं, वो पक्की सड़कें नहीं हैं, सो एक्चुअली ट्रैफिक विल मूव स्लोली एंड इट विल लीड टू कंजेस्शन. तो आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें, रोड्स को अपग्रेड कर लें, मटीरियल्स को अपग्रेड कर लें, हर्डल्स हटा दें, ताकि आपका जो ट्रैफिक है इट मूव एट अ हायर स्पीड. नाउ दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल स्केलिंग. हम क्या कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रोड को रिपेयर कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं. एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को हम क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं. अल्टरनेटिवली द सेकंड सोल्यूशन इसके जो रोड्स हैं उनकी लेंथ को आप बढ़ा लें. पहले आपके पास 3 लेन्स थी, अभी आपके पास 5 लेन्स हो गई. इसी तरह अब क्या होगा कि मोर कार्स वुड बी एबल टू रन साइड बाय साइड. ठीक है, सो इट विल बी एबल टू सपोर्ट मोर ट्रैफिक. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. आप क्या कर रहे हैं? आप सिचुएशन को बेटर कर रहे हैं, ट्रैफिक सिनारियोस को आप जो है कंजेशंस लेस बना रहे हैं बाय मेकिंग द रोड्स वाइडर, बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ लेन्स. सो इट इज़ पॉसिबल कि आप जो है दोनों में से जो सा सोल्यूशन भी जो है वो यूज़ करना चाहे डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो.
ओके, सो हेयर वी हैव अ कंपैरिजन आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. इसको फिर आप खुद देख ले. दे आर सिंपल पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, वर्टिकल को हम स्केलिंग अप कहते हैं, तो हॉरिजेंटल को हम स्केलिंग आउट कहते हैं, एंड सो ऑन. अदर पॉइंट्स दे आर वेरी सिंपल, यू कैन गो थ्रू इट. ओके, अ क्वेश्चन इज के व्हाट इज द एप्रोप्रिएट चॉइस. आप सड़कों को जो है उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाएंगे, या उन सड़कों को आप जो है वाइडर बनाएंगे. आप एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को रिप्लेस करेंगे, या उसके साथ पैरेलल और हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है वो इंस्टॉल करेंगे. एप्रोप्रिएट चॉइस क्या होनी चाहिए. क्योंकि दोनों जो अप्रोचेज हैं, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, and there is always a trade-off between the two models of scaling. So the question arises here, whether it would be better to increase the power of the individual node, or to combine the power of multiple nodes by distributing the load among them. What is the best option? ठीक है ना. You have a trade-off. You have two approaches. दोनों के advantages भी है, दोनों के disadvantages भी है. तो अब आप क्या करेंगे. इंडिविजुअल नोड की पावर को आप इंक्रीज करेंगे, या आप मल्टीपल नोड्स को जो है कंबाइन करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड. सो द आंसर इज नॉट वन. सारे लोग एक अप्रोच को वोट नहीं करेंगे. इट डिफर ऑन केस बाय केस बेसिस. कुछ सिनारियोस होंगी जहाँ पे जहाँ पे आपके पास जो हॉरिजेंटल है वो फिट आएगा. कुछ सिनारियोस होंगी जहाँ पे आपके पास वर्टिकल अप्रोच जो है वो बेस्ट होगा. अब कहाँ कहाँ पे बेस्ट कौन सी चीज़ होगी. सो इट द डिसीजन डिपेंड्स ऑन टू एस्पेक्ट, कंप्यूटेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. कंप्यूटेशनल व्यू से अगर हम देखें, सो द चॉइस इज़ लिंक विद द फैक्टर्स लाइक कि आर्किटेक्चर सिस्टम का क्या है, डिज़ाइन आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन क्या है, किस अप्रोच को वो सपोर्ट कर सकती है. फॉर एग्जांपल, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, फिर तो आप डिस्ट्रीब्यूटर का सोच ही नहीं सकते. ठीक है. इसके अलावा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो आपने जो है वो कॉस्ट को देखना होगा. कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड द सिस्टम परफॉर्मेंस आर द फैक्टर्स. So in some cases, vertical scaling fits more appropriate, while in other cases, horizontal scaling works well as compared to the vertical scaling. So horizontal scaling normally, अगर हम क्लाउड की बात करें, सो नेटिव अप्रोच है. बाय डिफ़ॉल्ट इसको लोग फॉलो करते हैं हॉरिजेंटल को, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग जो मॉडल है, इट एक्चुअली प्रोमिसेस टू डिलीवर इन फाइनाइट स्केलेबिलिटी. तो अगर इनफाइनाइट स्केलेबिलिटी है, तो फिर आप एक सिस्टम को इनफाइनाइट रिसोर्सेज नहीं दे सकते. एक रिसोर्स को आप इनफाइनाइट हद तक लेके नहीं जा सकते. यू विल ऑब्वियसली नीड मोर रिसोर्सेज, मोर नोड्स. सो वर्टिकल स्केलिंग में लिमिटेशंस हैं, बिकॉज इट कैन ओनली ग्रो एज पर अवेलेबल रिसोर्स कंपोनेंट. सपोर्ट कितना है आर्किटेक्चर का, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते. सो जो इनफाइनाइट स्केलेबिलिटी प्रॉमिस है ऑफ द क्लाउड, उसको आप वर्टिकल कंप्यूटिंग से फुलफिल नहीं कर सकते. सो इट मीन कि जो वर्टिकल स्केलिंग का अप्रोच है इन द क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, वेयर एप्लीकेशन लोड कैन रीच द ज़ीस्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, वहाँ पे उसको आप जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते. सो अनदर ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. It can actually spread the load across multiple resource node and can support load unrestricted by any resource component ability, because it promises unlimited capacities, unlimited resource provision. ठीक है. तो उस केस में, क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में, हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है दैट इज़ हॉरिजेंटल. क्योंकि जब मोर रिसोर्सेज नोड रिक्वायर्ड होंगी, यू कैन एड देम. मोर लोड को आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय स्केलिंग, बाय यूजिंग दिस स्केलिंग अप्रोच. Another issue is that that is related with the auto scaling environment. कि auto scaling environment में replacing a component with another is not a suitable choice. ठीक है. Remember the shutdown and the restart process.
सो हम क्या करते हैं, रादर वी एड एंड रिलीज रिसोर्सेज टू स्केल इन मच easier approach. So horizontal scaling approach become more a cloud native approach. However, इसका ये मतलब नहीं है कि you have to throw out the vertical scaling from the cloud computing. No, in certain situations, these scaling up processes solve the issue faster. So focus is on the horizontal, but in some cases, in some scenario, the vertical approach can also help the cloud providers or the customers. Okay, हमने बात की और बहुत ज़्यादा बात की about the scalability in the cloud. स्केलेबिलिटी का लिंक जो है वो सिस्टम परफॉर्मेंस के साथ भी है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द परफॉर्मेंस. एक्चुअली जो एप्लीकेशंस हैं दे आर ऑफन मेजर्ड बाय टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर. एक पैरामीटर स्केलेबिलिटी है जिसको हमने स्टडी कर लिया. एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी पे भी हमने बात कर ली कि योर एप्लीकेशन मस्ट बी स्केलेबल. बट परफॉर्मेंस, अगर आपसे पूछा जाए स्केलेबिलिटी के बारे में तो मैनी स्टूडेंट विल थिंक दैट इट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, राइट? क्योंकि आपके पास मोर रिसोर्सेज हैं, आप ज़्यादा कस्टमर्स को डील कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं. सो you can think that improving the performance of the system is actually scalability. But that is not the only case. Performance is what an individual user experience. If अगर आप कोई बिजनेस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए परफॉर्मेंस क्या है, आपके कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर्स, उनका एक्सपीरियंस अबाउट यूर सर्विसेज, राइट? सो दैट इज़ परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल यूज़र का एक्सपीरियंस. लेकिन जो स्केलेबिलिटी है, इट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ यूज़र्स हु हैपन टू एक्सपीरियंस दैट परफॉर्मेंस. इंडिविजुअल यूज़र का एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस है, और नंबर ऑफ यूज़र्स जो कि हैपन करते हैं टू द एक्सपीरियंस, दे आर that is actually the performance. So scalability is actually the number of users who happen to experience that performance. आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी है, कितने यूजर्स ने इसको नोट किया, that is the scalability, the number of users. And what is the individual user experience, that is the performance. So application performance actually depends on different parameters. ठीक है ना, सिर्फ स्केलेबिलिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूज़र्स को आप जो हैं वो उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली द परफॉर्मेंस. नो, सिर्फ स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस नहीं है, अदर फैक्टर्स भी हैं. फॉर एन एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल द रिस्पॉन्स टाइम. किसी एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्स टाइम इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेजर. ठीक है ना, इंडिविजुअल यूज़र का एक्सपीरियंस इज परफॉर्मेंस. अब उसने कोई क्वेरी सबमिट कर दी, उसको रिस्पॉन्स कितने टाइम में मिलता है, इंडिविजुअल यूज़र का एक्सपीरियंस क्या है, दैट इज़ द परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्स टाइम. ठीक है ना, दैट इज़ वन पैरामीटर. इसके अलावा फॉर एग्जांपल elapsed टाइम फॉर completing all of the activities. It will actually determines the overall performance of an application. ठीक है ना, आपके यूज़र्स हैं, उसको कोई टास्क रिजॉल्व करने में, सॉल्व करने में, कंप्लीट करने में कितना जो है वो टाइम गुजरा, कितना टाइम लगा, that will actually represent the overall performance of an application. While on the other side जो scalability है, it will actually refers to the number of concurrent users who have a positive experience. Remember, scalability is about the total number of users who happen to experience that performance. So what is their satisfactory level? क्या वो आपकी सर्विसेज से satisfied है? अगर कोई एप्लीकेशन है and it maintain its performance with a growing number of concurrent user, then it is said to be scale well.
यू सी बोथ थिंग्स आर लिंक्ड विद वन अनदर. अगर आपके 100 यूज़र्स हैं, दे आर सेटिस्फाइड, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी है इन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द 100 यूजर कंकरेंटली. However, after some time, the number of users is increased from 100 to 200. लेकिन इस स्केलेबिलिटी की वजह से आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई. नाउ दैट इज़ नॉट अ गुड साइन. ठीक है ना, बिकॉज यूर सिस्टम इज़ नॉट स्केलेबल. स्केलेबल नहीं है तो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं होगी. सपोज करें 1000 कंकरेंट यूजर्स हैं, उनका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 1 सेकेंड है. लेकिन अब आपके नंबर ऑफ कंकरेंट यूज़र वो इंक्रीज कर गए. नाउ द नंबर इज़ 2000. अब जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है हर एक के लिए वो 2 सेकेंड है. देन द एप्लीकेशन इज सेट टू बी नॉट स्केलेबल, बिकॉज नंबर ऑफ यूज़र्स तो बढ़ गए लेकिन परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई. परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होनी चाहिए. आपके नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़े तो बढ़ें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है. नंबर ऑफ कस्टमर्स दे आर इंक्रीज फ्रॉम 1000 to 2000, बट जो आपका जो हर एक का जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है इट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 सेकेंड to 2 सेकेंड. सो द एप्लीकेशन इज नॉट स्केलेबल. In an ideal scalable system, the response time should not increase with the number of concurrent user. अगर आपका सिस्टम स्केलेबल है, आइडियल सिचुएशन में आइडियल सिस्टम वो होगा जो कि जिसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो नंबर ऑफ कंकरेंट यूज़र्स के इंक्रीज़ होने से के साथ वो रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज़ नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है. So an application may scale well without performing well, right? So this may happen when the application handles many concurrent users with the same performance, but the performance is poor irrespective of the number of concurrent users. Again, जो performance है, it tends to degrade with the growing number of concurrent users. So there is always a clash between the performance and the scalability. A problem is कि इसको आपने किस तरह इस प्रॉब्लम को सेटल करना है. सो यू कैन डिफाइन थ्रेश होल्ड वैल्यूज विच विल इंडिकेट द लिमिट ऑफ द स्केलेबिलिटी. रिमेंबर, कोई भी चीज़ इन्फिनिट नहीं है, यू हैव ए लिमिट ऑन द स्केलेबिलिटी. सो वहाँ पे थ्रेश होल्ड वैल्यूज आप रख सकते हैं. द लिमिट इज़ डिटरमाइंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंकरेंट यूज़र जो आपके सिस्टम सपोर्ट कर सकता है, या आपका जो एप्लीकेशन है जो उसको जो है वो कंकरेंटली सपोर्ट कर सकता है. बियॉन्ड दैट लिमिट आपकी जो परफॉर्मेंस है इट विल डिग्रेड. So you have to keep in mind certain limits as well. So performance and scalability, they are actually linked with one another. Moving toward the final topics of the lecture, our next topic is about resource contention problem. Scalability पे हमने बात की. From one viewpoint, scalability may be about supporting the growing number of concurrent users. 100 की जगह पे 200 हो गए, सिस्टम उसको सपोर्ट कर सकता है, परफॉर्मेंस पे डिग्रेड नहीं हो रही, दैट इज स्केलेबल, योर सिस्टम इज स्केलेबल. बट रेयरली कैन दिस नंबर लिमिट द स्केलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन. सो स्केलेबिलिटी ऑफन फेसेस प्रॉब्लम ड्यू टू रिसोर्स कंटेंशन. आपका सिस्टम तो सपोर्ट कर रहा है लेकिन आपके एप्लीकेशन जो है वो ग्रोइंग नंबर ऑफ यूज़र को सपोर्ट नहीं कर रहा. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. अब द प्रॉब्लम इज़ नॉट योर सिस्टम, द प्रॉब्लम इज़ द एप्लीकेशन. सो स्केलेबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ सिस्टम लेवल पे नहीं है. रिसोर्स कंटेंशन इसी को कहते हैं कि किसी और वजह से आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो रही है. सो स्केलेबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं इट इज़ एक्चुअली related with some other sources as well. For example, in computing जो resource contention है, it is about the controversy over access to sufficient volume of resources. For example, आपके पास एक network communication path है, एक link है. वो communication path जो है it cannot handle a traffic, any traffic towards, okay, it can actually handle any number of traffic which is diverted toward a web page or web application. ठीक है. अब प्रॉब्लम
कम्युनिकेशन लिंक में नहीं है, बिकॉज इट कैन सपोर्ट एज मैनी यूज़र एज इट हैज़। बट द प्रॉब्लम इज़ के जो जिस एप्लीकेशन की तरफ ये ट्रैफिक हम सेंड कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन की तरफ, उस एप्लीकेशन में स्केलेबिलिटीज इश्यूज हैं, सो द एप्लीकेशन विल सफ़र विद स्केलेबिलिटी इश्यूज। इन दिस केस आपके ख्याल में रिसोर्स बोटलनेक क्या है? वो नेटवर्क कनेक्शन है या वो एप्लीकेशन है? सो इन दिस केस द बोटलनेक इज एप्लीकेशन। अब एक और सिनारियो कंसिडर करें। आपके एप्लीकेशन जो है वो फॉर एग्जांपल इनफिनिट नंबर ऑफ यूज़र्स को, कंकरेंट यूज़र को वो सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन लिंक है वो इनफिनिट नंबर ऑफ पैकेट्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम कहाँ पे है? बोटलनेक क्या है? कनेक्शन है या एप्लीकेशन है? ऑफ कोर्स कनेक्शन है, बिकॉज एप्लीकेशन अनलिमिटेड कंकरेंट यूज़र को वो सपोर्ट कर रहा है, बट द एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अनलिमिटेड क्वेरीज को एट द सेम टाइम कंकरेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, नंबर ऑफ पैकेट्स को वो ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा, कुछ पैकेट्स जो है वो ड्रॉप कर रहा है, या वो बफर में उसको जो है वो रख रहा है, क्यू में रख रहा है फॉर सम टाइम। सो नाउ वी हैव द बोटलनेक इन द कम्युनिकेशन लिंक, इन द कम्युनिकेशन पाथ. So in this case the resource bottleneck is the network connection. So you see things can be different in different scenarios. कभी जो है आपका एक resource bottleneck के की तरह होगा, कभी जो है वो दूसरा resource जो है वो आपके लिए bottleneck या दरदिसर बनेगा. So in general it is not actually, it is not the number of concurrent user but the resource bottleneck problem that limits the scalability. Number of users thousands हैं, एप्लीकेशन उसको सपोर्ट कर सकता है, डजेंट मैटर, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं पे एक रिसोर्स बोटलनेक बन गया, जस्ट लाइक द कम्युनिकेशन लिंक। अब उसकी वजह से आपकी स्केलेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो रही है, ठीक है। सो डिफरेंट एप्लीकेशंस में हैव अ डिफरेंट स्ट्रेस पॉइंट्स, आप इसको कह सकते हैं। जो सिस्टम डिज़ाइनर है दे मस्ट देयरफॉर एनालाइज द एक्सपेक्टेड सिस्टम लोड पैटर्न्स एंड दे हैव टू कैरी ऑन टेस्ट to check how different scenarios create different stress points. This is not an easy task. ठीक है ना, आपने आर्किटेक्चर लेवल पे स्केलेबिलिटी के इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया, आपने एप्लीकेशंस लेवल पे उसको रिजॉल्व कर लिया, आपने जो है स्पीड वाइज, प्रोसेसर स्पीड वाइज उसको रिजॉल्व कर लिया, बट कम्युनिकेशन लिंक्स का आप क्या करेंगे? इंटरनेट कनेक्शन स्पीड का आप क्या करेंगे? राइट। सो डिफरेंट स्ट्रेस पॉइंट्स हैं जो कि डिज़ाइनर्स की, सिस्टम डिज़ाइनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको एनालाइज करें, डिफरेंट पैटर्न्स को, डिफरेंट सिनारियोज़ को, डिफरेंट टेस्ट को वो परफॉर्म करें ऑन डिफरेंट सिनारियोज़ टू सी डिफरेंट स्ट्रेस पॉइंट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ पे बोटलनेक्स हैं और किस तरह उनको जो है वो रिमूव किया जा सकता है। मोस्ट स्पेसिफिकली कुछ स्ट्रेस पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन भी हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेसर स्पीड हो सकती है, मेमोरी कैपेसिटी हो सकती है इन सम केसेस, इसी तरह सर्वर की स्पीड हो सकती है जहाँ पे आप आपके एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट कर रहे हैं, आईओ ऑपरेशन, डिस्क ऑपरेशन की स्पीड हो सकती है, कौन सा हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, एसएसडी वगैरह, उसकी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। डेटाबेस सर्वर, किस सर्वर, कहाँ पे आपका डेटाबेस सर्वर रिलाई कर रहा है, कौन से टूल्स आपने उसके लिए यूज़ किए हैं, नेटवर्क बैंडविड्थ, अवेलेबल बैंडविड्थ कितना है आपके लिए, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा बैंड यूज़ कर रहे हैं, यूएसएम, आईएसएम बैंड है, डेडिकेटेड बैंड है, कौन सा है, फ्रीक्वेंसी कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं। सो प्लेंटी ऑफ स्ट्रेस पॉइंट्स आर देयर। सो इंक्रीज इन स्ट्रेस रिसोर्स कैपेसिटी, अगर आप इन चीज़ों को जो है वो इंक्रीज़ कर लें और आप कहते हैं कि बोटलनेक्स अगर नहीं होंगे, सो देयर इज़ ओनली वन वे टू स्केल अ सिस्टम बियॉन्ड some stress point will still happen. So that is because sometime आप एक bottleneck को eliminate करते हैं and it reveals another one, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं और उससे दूसरा प्रॉब्लम जो है वो निकल आता है। सो द सिस्टम कंपोनेंट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड टू पुश
any such introduction of bottlenecks problem as far away as possible. You have to be ready and you have to do some homeworks to identify these stress points and then find solution to eliminate those stress points. Okay, scalability is not only a concern for the cloud provider, but it is also a concern for a business. It is a business concern actually. Growth is basically a goal of any business. कोई भी business ये नहीं चाहता कि उसका business जो है वो degrade करे. Everybody wants its business to grow. जो infrastructure support है, it is actually one primary necessity to facilitate this growth. आपके पास जो है वो resources हैं, आपके पास जो है प्रोविजनिंग है, ऑटोमेटिक अप्रोच है, डायनामिक अप्रोच है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ रहे हैं तो आपकी स्केलेबिलिटी जो है, सपोर्ट है, उनको एकोमोडेट आप कर सकते हैं. दैट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द बिग पिक्चर. Apart from flexibility of the operation, what any business look for is scalability. So scalability is a business concern. People want to grow, to see their business grow. So business scalability largely it depend on the scalability of the computing system supporting the business. इसके अलावा जो business application है, they must be able to support growing workload by processing sudden traffic escalation efficiently. यानी इसका मतलब है कि अगर spontaneously किसी बिजनेस में जो है वो वर्कलोड बढ़ता है, सो इट मस्ट बी एबल, द एप्लीकेशन मस्ट बी एबल टू सपोर्ट द ग्रोइंग वर्कलोड. ठीक है ना, उसका जो अप्रोच है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो चीज़ों को जो है वो एकोमोडेट कर सके. सो स्केलिंग फॉर बिजनेस इज़ अबाउट satisfaction of the customer. आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, यू विल गेट मोर कस्टमर, योर बिजनेस विल ग्रो. सो स्केलेबिलिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल कि आपके कस्टमर्स जो हैं किस तरह वो सेटिस्फाई हो सकते हैं. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. सम स्टडीज हैव शोन दैट a few millisecond delay in page load time can actually reduce the business by significant percent. few millisecond delay भी अगर है किसी सर्विस को एक्सेस करने में, it will gradually reduce your business. ठीक है ना, एंड उसकी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं. Amazon की सर्विस once it observed a 1% decrease in its revenue because of 100 millisecond delay. सर्विस एक्सेस में 100 मिलीसेकंड डिले वॉज फेस्ड बाय द कस्टमर्स, और उसके ओवरऑल जो कस्टमर्स हैं उनमें 1% कस्टमर्स जो हैं वो कम हो गए. सिमिलरली गूगल एनालिसिस शोज के अबाउट 20% डिक्रीज दे वॉच इन देयर ट्रैफिक ड्यू टू एडिशनल 500 मिलीसेकंड डिले इन पेज रिस्पॉन्स टाइम. आप कोई लिंक गूगल पे सर्च, आप कोई क्वेरी जो है वो सबमिट करते हैं और उसका रिस्पॉन्स आने में जो डिले है वो 500 मिलीसेकंड वो बढ़ गया, तो उसकी वजह से गूगल का जो ट्रैफिक है वो 20% उसमें कमी आ गई. यू सी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है ना, स्केलेबिलिटीज को आप किस तरह हैंडल करते हैं, नंबर ऑफ ग्रोथ को आप किस तरह हैंडल करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है ना, अगर आपके नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, आपका डिले बढ़ रहा है, सो दैट इज़ बैड न्यूज़. यू हैव टू गिव द सेम परफॉर्मेंस टू द यूज़र irrespective of their numbers. 10 है, 20 है, 100 है, thousands है, millions में है, they get the same response time. Response time बढ़ेगा, delay बढ़ेगी तो आपके customers जो हैं you will lose your customer. So scalability ultimately become the vital business concern. Especially in the cloud computing, business can take advantage of indefinite रिसोर्सेज आपके पास हैं, सो यू हैव टू यूज़ देम एफिशिएंटली कि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी रहे. ओके, सो लास्टली लेट अस टॉक अबाउट another issue, and that is cloud bursting, which is a scenario of flexible scaling. जब हम बात करते हैं डायनामिक प्रोविजनिंग अप्रोच की, नॉट अबाउट द स्टैटिक अप्रोच, दैट इज़ अप्लाइड टू प्रोविजनिंग रिसोर्सेज फ्रॉम, जहाँ पे आपके पास एक एक्सटर्नल क्लाउड है, सिस्टम है,
और जहाँ पे आपके पास एप्लीकेशंस हैं जो रन कर रही हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस की। लेकिन एक्सटर्नल क्लाउड के अलावा सम टाइम वी हैव इंटरनल कंप्यूटिंग environment inside the organizations in as well. We have internal setup, we have external setup in the cloud. So this is a state of affairs जिसको हम कहते हैं cloud bursting. क्लाउड बर्स्टिंग आर्किटेक्चर में एक्चुअली होता क्या है कि इनिशियली जो ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। यानी आपके कस्टमर्स हैं, सबसे पहले वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ रहे, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ गई, तो आपकी जो इंटरनल कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशंस की, उसको वो फुलफिल नहीं कर सकता उन डिमांड्स को। सो द डायनामिक प्रोविजनिंग मैकेनिज्म वो क्या करता है, इट एक्चुअली बर्स्ट आउट एंड स्टार्ट कंज्यूमिंग एसेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड, एसेंशियली फ्रॉम अ पब्लिक क्लाउड। इंटरनल रिसोर्सेज इनफ नहीं है कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर डीलिंग विद द ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ विद द ग्रोइंग डिमांड्स और वर्कलोड ऑफ द कस्टमर्स। सो जो आपका इंटरनल कंप्यूटिंग सेटअप है वो तो प्राइवेट क्लाउड फैसिलिटी है, लेकिन जो आपके पास जो एक्सटर्नल है वो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग है। सो वहाँ पे आप रिसोर्सेज को जो है वो अवेल भी कर सकते हैं और रिलीज़ भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूर डिमांड। तो वहाँ पे हमारे पास एक आर्किटेक्चर है, लेट मी शो यू द आर्किटेक्चर। इट इज़ एक्चुअली एन आर्किटेक्चर एंड दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द क्लाउड बर्स्टिंग। एक्चुअली यहाँ पे दो फंक्शनैलिटीज़ हैं, एक हमारे पास ऑटोमेटेड स्केलिंग है, सॉरी एक हमारे पास ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर है which is here, and we have a second functionality or function, that is the resource replicator. तो जो ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर है here, जो ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर है, एक्चुअली इट डिसाइड्स कि कब मैंने ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना है टू द एक्सटर्नल क्लाउड। यू सी यू हैव टू एनवायरनमेंट्स हेयर, एक आपके पास प्राइवेट इंटरप्राइज क्लाउड एनवायरनमेंट है विच इज़ शोन हेयर, एंड हेयर ऑन द लेफ्ट यू हैव द एक्सटर्नल क्लाउड विच इज़ अ पब्लिक क्लाउड, एंड यू आर डीलिंग विद योर कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, आप अपनी कस्टमर्स को अलाउ कर रहे हैं, उनके वर्कलोड को आप जो हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं बाय यूजिंग यूर इंटरप्राइज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। सारी की सारी आपकी जो कंप्यूटिंग है वो इंटरनली हो रही है, और इसको मैनेज कौन कर रहा है, ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर कर रहा है, ठीक है ना। हाउ एवर आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ गए, उनका वर्क लोड बढ़ गया, तो अब जो है ये ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर जो है, इट विल डिसाइड to redirect the load to an external cloud। अब इसके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। दिस इज सर्विस 1 जिसको ये लोग एक्सेस कर रहे हैं, ये कस्टमर। लोड बढ़ गया, इसके लिए पॉसिबल नहीं है इन इतने सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। या ऑटोमेटिक स्केलिंग लिस्टनर क्या करेगा, लोड को डाइवर्ट करेगा, रिक्वेस्ट को डाइवर्ट करेगा टूवर्ड द एक्सटर्नल क्लाउड, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सर्विस ए को एक्सेस कर रहे हैं। सो जो प्रेमिसेस लेवल पे है, इंटरनल लेवल पे है, लेकिन लोड एक्सीड कर गया थ्रेशोल्ड वैल्यू से, तो हम जो लिसनर है ये क्या कर रहा है, ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है टूवर्ड दिस। अब यहाँ पे हमारे पास रेप्लिकेशन होगी ऑफ दिस डेटा, यहाँ पे जो डेटा है इंटरनली वो यहाँ पे भी होगा, बट द प्रॉब्लम इज दे नीड टू बी सिंक्रोनाइज, ठीक है ना। सेम कॉपी दोनों जगह पे होनी चाहिए। सो इन द मीन वाइल जो रिसोर्स रेप्लिकेटर है ये, इट विल एक्चुअली कॉपीज द करंट स्टेट एंड डेटा। इसका जो स्टेट है, इसका जो डेटा है करंटली, लोड को ट्रांसफ़र करने से पहले ये डेटा को पहले क्या करेगा, यहाँ पे कॉपी करेगा, ठीक है ना। एंड देन इट विल कीप द सिस्टम सिंक्रोनाइज, दोनों आपस में सिंक्रोनाइज भी होने चाहिए। सो सर्विस ए अब रिडंडेंटली अवेलेबल है दो जगहों पे, एक्सटर्नल क्लाउड पे भी और इंटरनल क्लाउड पे भी। अनटिल द क्लाउड बर्स्टिंग ख़त्म जब तक नहीं हो जाती, ये सिनारियो इसी तरह काम करती रहेगी।
जैसे ही जो है वो क्लाउड का जो डिमांड है वो कम हो जाए, नंबर ऑफ वर्कलोड है वो कम हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इन रिसोर्सेज को रिलीज़ करना है, बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर देम एनी मोर. So when the load decreases, external cloud service is released, and the system retreats to the internal on-premises system. Enterprise cloud computing वो वापस इस पे आ जाता है और ये अपने सिंक्रोनाइजेशन का काम कर लेता है और ये लोड बैलेंसिंग का काम कर लेता है. So this was about the cloud bursting architecture, which is very much common in the hybrid cloud scenarios, जहाँ पे आपका प्राइवेट क्लाउड भी है और पब्लिक क्लाउड भी है. नॉर्मल रूटीन में आप प्राइवेट क्लाउड को यूज़ करते हैं, लेकिन जब लोड बढ़ता है तो उसके लिए फिर आप पब्लिक क्लाउड को क्या करते हैं, उसको आप अप्रोच करते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस द लोड ऑफ द बिटवीन द टू प्रोवाइडर्स. सो दिस वाज अबाउट स्केलिंग इन द क्लाउड. आज के लेक्चर में हमने बात की कि स्केलिंग किसे कहते हैं, एंड देन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में स्केलिंग के लिए कौन सा अप्रोच है, दैट इज़ द स्टैटिक अप्रोच, दैट इज़ द मैनुअल अप्रोच. फिर स्केलिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में हम किस तरह कर सकते हैं, दैट इज़ द डायनामिक अप्रोच, ऑटोमेटिक अप्रोच, और जहाँ पे ना सिर्फ आप रिसोर्सेज को अवेल कर सकते हैं बल्कि आप रिसोर्सेज को दोबारा जो है वो रिटर्न भी कर सकते हैं टू द क्लाउड. और क्लाउड में जो स्केलिंग है वो रिवर्सिबल है. इसके अलावा हमने 3 पिलर्स देखे ऑफ scaling in the cloud, and the pillars are the resource virtualization, resource sharing and dynamic provisioning. फिर हमने देखा कि scaling जो है वो क्लाउड में सिर्फ क्लाउड के लिए या सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए या सिर्फ सिस्टम्स के लिए रिजर्व नहीं है. एक्चुअली एप्लीकेशंस में भी जो डिज़ाइनर एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो एप्लीकेशंस को भी स्केलेबल बनाएं. फिर हमने स्ट्रेटजीज़ देखी क्लाउड में स्केलिंग से रिलेटेड के मैनुअल है और ऑटोमेटिक है. ऑटोमेटिक में हमारे पास प्रोएक्टिव और रिएक्टिव है, और फिर प्रोएक्टिव में हमारे पास साइक्लिक और इवेंट बेस्ड स्केलिंग है. एंड देन वी सी के किस तरह जो है वो हमारे पास डिफरेंट ऑटो स्केलिंग अप्रोचेस जो है वो इन क्लाउड किस तरह वो काम करते हैं. और फिर हमने देखा कि हमारे पास स्केलिंग की टाइप्स कौन सी है, एक को हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग और एक को हम कहते हैं हॉरिजेंटल. दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कहाँ पे कौन सी चीज़ फिट करती है, और क्लाउड के लिए हम जो है वो हॉरिजेंटल को क्यों यूज़ करते हैं, उसके रीजंस हमने देखे. वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्केलिंग की हमने कंपैरिजन देखी, राइट. और लास्ट में वी कंपेयर स्केलेबिलिटी विद द परफॉर्मेंस, एंड देन एक प्रॉब्लम जिसको हम रिसोर्स कंटेंशन प्रॉब्लम कहते हैं कि बॉटलनेक्स कहाँ पे हैं और कहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस पॉइंट्स हैं, किस तरह हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर हमने बात की. फिर हमने देखा कि स्केलेबिलिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट एडिंग रिसोर्सेज, इट इज़ एक्चुअली अ बिजनेस कंसर्न कि आपने अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई रखना है, उनकी डिमांड्स को पूरा रखना है. एंड फाइनली वी सा कि अगर हाइब्रिड क्लाउड है तो किस, और हाइब्रिड क्लाउड में अगर आपके प्राइवेट क्लाउड जो है उस पे लोड बढ़ता है तो किस तरह हम क्लाउड बर्स्टिंग के ज़रिए एक्सटर्नल क्लाउड को या पब्लिक क्लाउड पे लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.